तेजी के साथ 2024 को अलविदा कहने को बेताब बाजार। निचले स्तरों से निफ्टी में 200 पॉइंट की रिकवरी, 23,650 के करीब। बैंक निफ्टी में भी सुधार। मिड कैप इंडेक्स डे के लो से 700 पॉइंट से ज्यादा ऊपर आया। लगातार 9वें साल तेजी के साथ बंद होगा बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी इस साल ने दिए करीब 9% के रिटर्न। मिड कैप और स्मॉल कैप ने कराई करीब 20% ज्यादा की कमाई। फार्मा, हेल्थ केयर, रियल्टी रहे इस साल के हीरो। 40% तक रही तेजी। आज आईटी शेयरों की जोरदार पिटाई। रिकवरी के बावजूद आईटी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। रियल्टी और ऑटो में भी कमजोरी, लेकिन फार्मा और कैपिटल गुड्स में दिखी खरीदारी। एली लिली के सेडाविटीज की दवा का पोर्टफोलियो खरीदने से लुपिन जोश में। शेयर करीब 2% ऊपर। एमके ग्लोबल ने दिया करीब 2750 रुपए का लक्ष्य। सोडा ऐश बनाने वाली घरेलू कंपनियों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने न्यूनतम इंपोर्ट प्राइस लगाया। 20,108 रुपये पर एमटी भाव किया गया तय। टाटा केमिकल्स, जेएचसीएल, डीएसडब्ल्यू में 2 से 5% की रैली। और यूनिमैक एरोस्पेस के आईपीओ को मिला शानदार रिस्पांस। इन्वेस्टर्स हुए मालामाल। शेयर करीब 90% प्रीमियम के साथ करीब 1460 पर हुआ लिस्ट। 250 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि साल का आखिरी दिन और आखिरी मार्केट क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, आज सुबह जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट फिर वही बड़ी डिक्लाइन के साथ शायद बंद हो। खैर आखिरी 1.5 घंटा बाकी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकवरी अच्छी रही मार्केट में। और आज आप देखिए तो ख़ास तौर से पहले 15-20 मिनट के डिक्लाइन के बाद, पहला 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे के डिक्लाइन के बाद मार्केट ने एक शानदार रिकवरी दिखाई। और एक चीज़ माननी पड़ेगी कि आज की जो रिकवरी है ये अक्रॉस द बोर्ड है, चौतरफा रिकवरी आप इसे कह सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा लीड किया इसको, जैसा कि हम हेडलाइन में बता रहे थे। अब तो ये 800 पॉइंट हो गया। अब 700 पॉइंट था हेडलाइन पढ़ते वक्त, अब 800 पॉइंट की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में। और मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में आया। एडवांस डिक्लाइन में देखिए सुबह कितना ख़राब था, 1:3 का मामला था ऑलमोस्ट। अब हम कंफर्टेबली एडवांसेस के फेवर में है डिक्लाइंस के मुकाबले। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये एक स्टॉक है जो स्टैंड आउट कर रहा है आज इस समय, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर किसी एक स्टॉक ने पुल किया है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और इसके बदौलत आप एक बार बैंक निफ्टी का भी इंटरडे देख लीजिए किस तरीके की तेज़ी रही। तो मोमेंटम इस मार्केट में शानदार रहा है। वीरू, श्रेया और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल जिस तरीके से रिकवरी आज बाजार में देखने को मिली है, लग रहा है कि जाते जाते बाजार न्यू ईयर मनाने की वजह देते हुए जाएगा। लेकिन सर जैसा कि आप बता रहे थे, 10:15 के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी अपने निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा आया। और मिड कैप जैसे कि आप बता रहे थे 800 अंक की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कैसे वॉच करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, ये मार्केट वीक है, ठीक है। पोजिशनल शॉर्ट अगर आपने लिया हुआ है तो मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है। लेकिन आज सुबह जो हमारी बात हुई थी कि एक कल की 150 पॉइंट की डिक्लाइन और आज के 100 पॉइंट के गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते। मार्केट में आपको हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिख जाए, आज ही दिख जाए। तो अब जहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट हो ना, वहाँ पर बाइंग काम कर रही है। अभी भी बड़ी अप्रोच यही रहेगी कि जहाँ पर भी अभी रिकवरी फेल होगी वहाँ मुझे लग रहा है वापस एक सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। लेकिन अब वो कहाँ पर होगी, आज ही होगी या नहीं होगी, या कल होगी या थर्सडे को होगी, ये कहना बहुत टफ है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आज एक और चीज़ हुई, हमारा जो सपोर्ट जोन था 23,450 से 23,500 का, निफ्टी ने उसे रिस्पेक्ट किया। आज का लो देखिए 23,460 का था, वहाँ से निफ्टी घूमा फर्स्ट सपोर्ट से। सेकंड सपोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज, ये अच्छी चीज़ हुई। और नॉर्मली अगर आप फर्स्ट सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हैं तो आप फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ था? 23,750 से 23,800 का। अब ज़रूरी नहीं कि आज की आज हम जाएँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ तक जाने का एक स्पेस ओपन हुआ है आज के इस डिफेंस की वजह से। लेकिन रैली में मुझे रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इस रैली में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 24,000 के ऊपर निकलें और 24,000 के ऊपर बंद हों। बेसिकली जब तक आप 20 DMA को ना रिक्लेम करें और उसके ऊपर ना बंद हो, तब तक रैली पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी ने आज का लो देखिए आप, बैंक निफ्टी का 50,599.8। ये इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए। यहाँ पर है आपका एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ से आज बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया और
अब यहाँ पर सपोर्ट है करीब करीब 50,000 50,500 पर, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको करीब करीब 51,000 51,200 पर। काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी पर कोटक महिंद्रा बैंक का आज काफ़ी इम्पैक्ट रहा। इनफैक्ट एक बार अगर फटाफट मुझे बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन फायर करके दे तो उसमें आपको दिखाई देगा। बाकी स्टॉक्स भी रिकवर हुए। एसबीआई ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया एक्चुअली आज। कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई ये दो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से बैंक निफ्टी में इस तरीके की रिकवरी आई। कोटक महिंद्रा बैंक का कंट्रीब्यूशन करीब 112 पॉइंट का, एसबीआई का करीब 48 पॉइंट्स। तो आज काफ़ी हद तक देखिए जो दो बड़े एफआई वाले स्टॉक्स हैं उनमें भी सेलिंग है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसको काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट किया है आज कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वीरू के पास चलते हैं। निफ्टी वापस ग्रीन में आया। वीरू गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेंड रहे? गुड आफ्टरनून अनुज। और स्टॉक स्पेसिफिक जिस चीज़ पे कन्विक्शन है वो तो फार्मा है अनुज। अभी भी इसमें कोई राय नहीं है कि फार्मा का मोमेंटम, मतलब बढ़ते हुए शेयरों के साथ पुट राइटर्स के कन्विक्शन, एवरेज को क्रॉस करना, रीगेन करना, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में आना अनुज, ये तो चीज़ इस वक्त नो डाउट स्क्रीन पे फार्मा में ही विजिबल है। देखिए मैं अगर इस वक्त 3-4 स्टॉक्स रखूं, एक तो आईजीएल में अनुज बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ये समझ लीजिएगा कि 11 अक्टूबर के बाद पहली बार अपने 50 रेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। इससे पहले इसने काफ़ी अच्छा खासा होमवर्क किया भी है डे हाई पर, और एक बहुत अच्छी रेंज ब्रेकआउट, 50 रेमा का रेंज ब्रेकआउट। एक आईजीएल, और आईजीएल के चलते आपको एक चीज़ और नज़र रखनी है, वो है एमजीएल। अब वो शॉर्ट कवरिंग का आई थिंक जो एक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक वो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है प्राइस परफॉर्मेंस में दोनों की स्टॉक के, अब नजर आ रहा है यहाँ पर। आईजीएल एक पायदान ऊपर है, ये एक पायदान नीचे है, बट आई थिंक 1357 करीब करीब यहाँ से 58 रुपए की तेजी नजर आ रही है। 20 रेमा को पार किया, सब्सटेंशियल ओआई एडिशन 10.25% का। तो आईजीएल एमजीएल, बट बिटवीन टू आई थिंक एमजीएल ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जिसमें शायद ज्यादा तर्क संगत यह है कि आप रिवॉर्ड अच्छा खोज सकते हैं एमजीएल में। उसके बाद मैं लेके आऊंगा आपकी स्क्रीन पे एक बार लॉरस लैब, मेरी टीम्स में भी था ये, 605 अभी अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है 100 रुपए की, उसमें जंप कर चुका है। स्ट्रॉन्ग वायरेशन 605 रुपए के स्तर पे आपकी स्क्रीन पे आएगा। मतलब वाई बिहेवियर 0.17% वाई शेड हुआ, यानी फाइनली जो स्टॉप लॉसेस करीब करीब 600 के जोन में प्लेस थे वो ट्रिगर हुए, वो क्रॉस हुए। नजर रखिएगा लॉरस लैब पे। एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं, दैट्स लुपिन। हालांकि लुपिन जिसे कहते हैं ना, मैं सांच को आज किया, अभी भी काफी स्ट्रांग है, डीआई की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ, और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई। और अब रखिएगा आप नजर सिंजिन पे 866, ये ताजा तरीन ब्रेकआउट है फार्मा में इस वक्त का, एग्जैक्टली एट 25 866 पे ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट मैं अपने यहां पे स्क्रीन पे मेंशन भी कर देता हूं, स्पॉट एग्जैक्टली 20 डेमा कटता हुआ इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। तो फार्मा रडार पे, लेकिन ताजा तरीन ब्रेकआउट 866, और उधर अनुज एमजीएल जो कि एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर करता हुआ। बिल्कुल वीरू। तो खैर चलिए, ये इस समय मार्केट में कुछ इंडिविजुअल मूव्स। वैसे एक चीज़ मैं वीरू जरूर कहना चाहूँगा, अब निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट देखिए, और अब हम आ गए हैं 23,672 पर, और अच्छी खासी डीलों से ऑब्वियसली रिकवरी आपने देखी है यहाँ पर। और एक दो स्टॉक्स हैं, भारती एयरटेल, लेकिन मार्केट में अगर पिछले 10 मिनट में अगर किसी स्टॉक ने सॉर्ट ऑफ मोर्चा संभाला है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार रिलायंस का चार्ट लेकर आइए, ध्यान रखिएगा ये स्टॉक अपने 52 वीक लो पे था, और आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर, और इस समय करीब करीब डे हाई पर रिलायंस का स्टॉक। तो रिलायंस ने पिछले कुछ मिनटों में मोर्चा संभाला। रिलायंस की मदद की आईटीसी ने, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, टाटा मोटर्स ने। जैसे मैं कह रहा था कि कॉन्फिडेंस अभी भी शायद मिसिंग है मार्केट में। देखते हैं आज आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, 31 है, काफ़ी एनएवी पॉपअप का भी मामला यहाँ पर सामने आता है लास्ट डे पर, वो भी शायद थोड़ा बहुत फैक्टर रहा हो। लेकिन चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। श्रेया बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से रिकवरी आज बाजार में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक से की जाएगी। कौन कौन से स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी, काउंटर स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है? कोटक महिंद्रा, बिल्कुल इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ओएनजीसी 3% से ऊपर आज के सत्र में, बीईएल 2.5% से ज़्यादा चढ़ गया।
कोल इंडिया में भी अच्छी खरीदारी, 1.5% से ज़्यादा की खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ काउंटर्स निफ्टी के जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही। वायदा बाजार में हुडको आज क्लियरली उछलता हुआ दिखा है। ऑयल इंडिया में भी अच्छी खासी तेज़ी 3.5% से ज़्यादा, और अपोलो ट्यूब्स उछल गया आज के सत्र में 3.25% के करीब। और आईजीएल, जैसा कि वीरू सर मेंशन कर रहे थे, इसमें भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आज 2.25% के करीब। लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर बिकवाली हावी है, अडानी एंटरप्राइजेस कल के सत्र में बहुत ही तेज़, लेकिन आज करीब 2.5% का डेंट इस पे पड़ता दिखा। टेक महिंद्रा, इनफैक्ट आईटी सेक्टर के ही स्टॉक्स आपको तीनों दिखेंगे। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक पे 1.5% से ज़्यादा की बिकवाली आज हावी होती नजर आई है। वायदा बाजार से अडानी ग्रीन टूटा है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज लाल निशान पर कामकाज करते हुए। वही बिरला सॉफ्ट अगेन आईटी सेक्टर का काउंटर, और यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। कोलगेट टूट गया 2.5% से ज़्यादा, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट हावी 2.5% के करीब यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, चलिए फिर अब आपको बताते हैं आज का हमारा कार्यक्रम का क्रम। सबसे पहले हमारे साथ फंडामेंटल के लिए जुड़ेंगे मयूरेश जोशी, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गाबा सर, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद्य, सोनी पटनायक और श्रीकांत चौहान। 2:15 पर यतिन से जानेंगे केमिकल स्टॉक्स आज क्यों चल रहे हैं। 2:20 पर कंचन से जानेंगे लुपिन में रैली क्यों। 2:25 पर आईटी सेक्टर के लिए कैसा रहा 2024 श्रेया से जानेंगे, और मिताली से जानेंगे कि Q3 नतीजों पर जेएम फाइनेंशियल की क्या है प्रीव्यू रिपोर्ट। 2:30 पर यतिन से जानेंगे ऑटो सेल्स के आंकड़े कैसे रह सकते हैं दिसंबर महीने के। आलोक से जानेंगे एक बड़ी बजट एक्सक्लूसिव, और उसके बाद कंचन से 2025 पर एक ब्रोकरेज आउटलुक। 2:50 पर मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया से। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस, और 3:10 पर BTS TST BT ट्रेड्स, और उसके बाद मार्केट की स्ट्रैटेजी। चलिए, हमारा पैनल तैयार है और हम ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है मेरा वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 2911 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 2900 का स्टॉप लगाएं, 11 रुपए का तो अपमूव मिलना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 2940, फिर 50 पे पॉसिबल है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2910 पे आपका ट्रेड है। ये है प्रकाश का बसर का ट्रेड 2910 पे BKT। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, हुडको पे नजर है, क्योंकि हुडको में अगर आप देखिए तो स्टॉक करेक्ट हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज स्टॉक ने 10 और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन करेगा। करंट लेवल से भी 10-12 रुपए का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए हुडको में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 232 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 244 रुपए 244 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 235 का कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे लिया जा सकता है। इसमें आपको 8 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 17 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, तो हुड को एक बाई साइड का ट्रेड 244 का टारगेट फिलहाल ये मानस जी की तरफ से आता हुआ। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि वीरू जी ने कुछ देर पहले कहा था, फार्मा में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। इसमें अगर हम जायडस लाइफ को देखें, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और ये एक्यूमुलेशन के साइंस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट करके बाय की सलाह देना चाहूंगा। 975 975 पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 958 के आसपास, 955 958 955 958 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। टारगेट्स होंगे करीबन 1025 से लेके 1040, 1025 1040। ओके, जायडस लाइफ ये हो गई प्रशांत जी की पिक। रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड। जी, मेरी ट्रेड रहेगी ओबरॉय रियल्टीज में। ओबरॉय रियल्टीज में 2300 के एसएल के साथ फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, 2320 के करीब है। तो हमारा टारगेट रहेगा 23 इंट्राडे के लिए 2330 और उसके अलावा 2345 रियलिटी। और याद रखिएगा, इस सीरीज में मतलब जैन की सीरीज में जो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोलओवर्स के साथ आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट पैटर्न के साथ आया है, उसमें से एक है ओबरा रियल्टी। स्टिल अगर आज यहाँ भी क्लोज होता है इस प्राइस पे, तो ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा मोस्ट लाइकली। अब चलते हैं सोनी पटनायक जी के पास। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड मैम इस वक्त का। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है एंजल वन पे। यहाँ पे फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं करंट लेवल 2940 पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा फ्यूचर्स में 2860
पहला टारगेट है 3050, दूसरा टारगेट है 3080 का। एंजल वन में आज हम देख सकते हैं 5% के फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और पिछले 7 दिन से वो 2820 के सपोर्ट को एक बेस बनाते हुए आज बाउंस कर रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है और फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा जो बेस बनाया हुआ है टुवर्ड्स 3050 3080 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, एंजल वन ये पिक है। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज? आफ्टरनून श्रेया, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक वेल्सपन एंटरप्राइजेस इसका सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइमरी आई थिंक जो बजट में एलोकेशन हो सकता है वाटर ट्रीटमेंट को लेके, सैलिनेशन को लेके, सैनिटेशन प्रोग्राम्स को लेके भी जो वेल्सपन एंटरप्राइजेस की एक ऑर्डर बुक है 15,500 करोड़ की, ये काफी तगड़ी है। दूसरा आप ये देखें कि जो एक हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ रही है आई थिंक हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर वेल्सपन एंटरप्राइजेस। 230 करोड़ की नेट कैश बुक्स पे है अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, तो हेल्दी बैलेंस शीट मानी जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग, वाटर ट्रीटमेंट हो, रेलवेज हो, वाटर सैनिटेशन हो, एक सिग्निफिकेंट एलोकेशंस हो सकते हैं, जिसके वजह से आई थिंक जैसे इनका ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता है और नए ऑर्डर्स आते हैं विद बेटर मार्जिन्स, आई थिंक ऑल दिस विल प्ले आउट ऑन द बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 613.90 पे आपकी बाय कॉल। मीनवाइल मैं स्क्रीन पे आई थिंक वो जो सिंजन रखा था ना, जरा सिंजन को एक बार इंट्रोडे मिलाइए। क्या खूबसूरत तरीके से डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके अपडेट करता हुआ। जिन फार्मा स्टॉक्स में मैंने अच्छे रिवॉर्ड की बात की थी, 869 डे हाई पर आ गया। एक स्टॉक आपके स्क्रीन पे और रखता हूँ, मेरे ख्याल से इस क्लोजिंग में डोमिनेट करने को तैयार है। रखिएगा जरा स्क्रीन पर प्लीज़। आप ट्रेंड की 7100 की एट द मनी कॉल रखिएगा, प्लीज़ एक बार रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये वो स्टॉक है जो कि इस सीरीज में स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ आया है। 7100 की कॉल का प्रीमियम देखते हैं। सोनी जी 7100 की डॉक्टर साहब रख दीजिए, बता दीजिए मेरे को, मेरे पास वक्त हाँ 275 आई थिंक इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव। रखिए अब आप एक काम करिए 7100 की, 7200 की रखिएगा आप यहाँ पर। ये 3100 बहुत एक्सपेंसिव है। 7200 की कॉल सोनी जी, एक रेंज ब्रेकआउट है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, 234 का प्रीमियम है। क्या कहती हैं मैम, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ट्रेड को? देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स भी बने हैं ट्रेंड में जनवरी सीरीज के लिए। पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक टुवर्ड्स 7400 7500 एक बार टेस्ट कर सकता है। 6900 का यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है। 7200 कॉल ऑप्शन जो कि बहुत क्लोज है। डेल्टा यहाँ पे करीबन 0.4 के करीब यहाँ पे चल रहा है। जो 230 का यहाँ पे प्राइस है, अगर यहाँ पे अनदर 200 पॉइंट्स मूव कर सकता है, सो डेल्टा के अनुसार मुझे लगता है यहाँ पे अनदर आपको टुवर्ड्स 360 टू 380 प्रीमियम को यहाँ पे नजर आ सकता है। सो करंट लेवल 230 पे अगर आपको बाय करना है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 180 का, 180 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए और टारगेट यहाँ पे टुवर्ड्स 360 380 का आपको मिलेगा। बिल्कुल, ट्रेंड पर एक बाई साइड की ट्रेड। अनुज सर, आईसीआईसीआई का चार्ट देखिए, आज डे लो के आसपास ये कामकाज करता हुआ काफ़ी ज़्यादा बिकवालिस पे हावी, और इनफैक्ट कल भी ये लाल निशान पर ही कामकाज कर रहा था। आईसीआईसीआई पे कैसे, क्या अप्रोच, क्या रणनीति? और बहुत क्वाइटली श्रेया पिछले 2 हफ्ते में ये करीब करीब 80 रुपये के करीब, मतलब करीब करीब आप मानिए 6% निकाल चुका है। अभी 1362 का इसने 52 वीक हाई लगाया था, और ये 1362 का 52 वीक हाई इसने जो लगाया था सितंबर में था। इस एक बार दिसंबर में इसने रिविजिट किया था उसको, वहाँ तक जा नहीं पाया था। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ना वापस एफआईआई सेलिंग हावी हो रही है, और इनफैक्ट यही है कारण है। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक नहीं, इवन एचडीएफसी बैंक भी डे लो के काफ़ी करीब है। तो पर आज एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि नॉर्मली अगर इस तरीके से एचडीएफसी बैंक और इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर होते, अब तक बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट लुढ़क चुका होता। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ कोटक और एसबीआई, इन 2 स्टॉक्स ने काफ़ी हद तक मदद की है, तो वो एक पॉजिटिव रहा है। मेरा ये मानना है शायद कि आज भी शायद एफआई की सेलिंग होगी, जो जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के मूव्स आए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक अब एक मोर ऑफ अ रेंज स्पेसिफिक स्टॉक बन गया है, जो हायर लेवल पर करीब 1350
और लोअर लेवल पर करीब करीब 1250, तो 1250 से 1350 की एक रेंज है आईसीआईसीआई बैंक की। मेरे ख्याल से इस रेंज में भी कुछ टाइम शायद ये स्टॉक बिताएगा। इनफैक्ट इसका एक काम करते हैं, इसका एक साल का चार्ट देखते हैं जरा, इस साल का चार्ट देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, क्योंकि जब साल की शुरुआत हुई थी तो अगर आपने किसी से ही बात की होगी तो सबने यही कहा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक उनकी टॉप पिक रहेगी बैंकिंग में। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, 28% के रिटर्न्स इस मार्केट में, जहां निफ्टी ने 9-10% के रिटर्न्स दिए हैं, वैसे काफ़ी अच्छे हैं। बस ये हो गया कि ये क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देगा, उसके मुकाबले शायद आपको कम लग रहे हो, लेकिन इस मार्केट में 28% के रिटर्न्स वैसे बुरे नहीं हैं। मयूरेश, 2025 के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर क्या व्यू होगा? तो अनुज, आई थिंक व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर आप बैंक्स विद अ स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक इसमें एब्सोल्युटली क्वालिफाई करता है, राइट एट द टॉप। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि जो सारे पैरामीटर्स हम बैंक्स के लिए एक ले डाउन करते हैं, ट्रैक करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक इज प्रॉब्ली सेटिस्फाइंग मोस्ट पैरामीटर्स। एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स कम होते जा रहे हैं, प्रोविजनिंग ठीक ठाक है बैलेंस शीट के ऊपर, अगर निम्स में है तो स्टेबिलिटी दिख रही है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज है वहां पे स्टेबिलिटी और सुधार होने के पूरे संकेत है। जो कॉर्पोरेट बुक है वहां से जो अगर स्लिपेजेस की हम बात करें तो वहां से भी आई थिंक एक थमने के साइंस दिख रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन साइंस ऑफ ग्रोथ इन सर्टेन पॉकेट्स विद इन कमर्शियल स्ट्रोक कॉर्पोरेट बैंकिंग। रिटेल इज ऑब्वियसली डूइंग वेल, जो दर्शा रहा है बहुत एडवांसेस ग्रोथ से एज वेल एज फी इनकम से। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक बहुत ज्यादा रहती है, बट आई थिंक इन 2025 आई थिंक अमंग द टॉप प्राइवेट नेम्स आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक का बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे बैंक को। ओके, मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। सुबह आज हमने स्पॉटलाइट में मेंशन किया था वोल्टास, एक बार वोल्टास का चार्ट देखते हैं जरा, इंटरडे चार्ट, और डे हाई पर आ गया अभी ये स्टॉक। ये देखिए सुबह शुरुआत थोड़ी सी फीकी रही, लेकिन देखिए 1731 के लो से 1800, मतलब इंटरडे में करीब करीब 4 से 4.5% की रैली हुई। एक और स्टॉक, सिंस वीरू ने ट्रेंड की बात की थी, ट्रेंड के साथ ही बीईएल भी निफ्टी में शामिल हुआ था, बीईएल भी डे हाई पर आया। एक बार बीईएल का चार्ट देखिए, ये स्टॉक भी डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इन दोनों स्टॉक्स पर एक व्यू लेते हैं। रचना जी, पहले वोल्टास पे अगर आप चार्ट देख सकें वोल्टास का, आज इंट्राडे में अच्छा रिवर्सल है इस पर, अगर कोई व्यू हो इस स्टॉक पर तो। या वोल्टास की जहां तक बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है यहाँ पे, और कल की भी अच्छी थी। तो यहाँ पे 2 दिन की जो प्राइस एक्शन है एक अच्छा सपोर्ट बना लेती है, और साइडवेज था काफी टाइम से काउंटर, तो अब ये साइडवेज की हायर एंड ऑफ द रेंज तक पहुंच रहा है। और अगर यहाँ पे रुकेगा नहीं वो, विच इज अराउंड 1840, अगर 1840 के आसपास नहीं रुका तो फिर एक ब्रेकआउट भी बन सकता है। और अगर ब्रेकआउट ना भी बने, थोड़ा कंसोलिडेशन भी होए, तो भी नीचे से कल का जो लो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे पोजिशनली डिप्स पे बाई की सलाह रहेगी, और इस पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। जहां तक बीईएल की बात है, दैट इज गिविंग गुड प्राइस एक्शन टुडे, पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से दे रहा है, विच इज 200 पीरियड एवरेज ऑन डेली चार्ट, तो वो भी एक नजर रखने लायक काउंटर रहेगा। और ये काउंटर अब जब तक 288 के ऊपर रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अपसाइड पे ये 300 की तरफ जाने के लिए आने वाले दिनों में अगर मार्केट संभलेगा तो रेडी है। ओके, बीएल आपकी स्क्रीन पे 293.35। बाकी अगर आप देखें अच्छी स्पॉटिंग, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट कैंडल रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। मीनवाइल निफ्टी हायर लेवल से थोड़ा सा सिंक हुआ, और अनुज हमेशा मेरे ख्याल से सिंपल देखते हैं, मैं एक्सपोनेंशियल देखता हूँ। डे हाई एग्जैक्टली फिर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वहीं से थोड़ी सप्लाई आती हुई। अच्छा, एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे इंडेक्स पे, अनुज और थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन कोलैप्स आज कहाँ पर है, आज कहाँ पर पेन है, उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। आज इंडिया मार्ट 2259 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ डे लो पर। पहले एक टेक्निकल व्यू लेते हैं इस पर। सोनी जी, इंडिया मार्ट 2259, और मैं थोड़ा वरीड, आई थिंक अगर मैं टीम बना रहा होता तो उसको डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे या फिर नेगेटिव साइड पे प्लेस करता। 2259 एक इन्वर्टेड फ्लैग, कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 2280 2290 के रेंज में, रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक वो रेजिस्टेंस को पार नहीं करता है, लॉन्ग्स जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रह सकता है। स्टॉक में वीकनेस है, बट इमीडिएट बेसिस पे 2230 को अगर ब्रेक करता है, 2230 क्लोजिंग बेसिस पे स्पेशली अगर ब्रेक करता है, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 2100 को एक बार स्लाइड कर सकता है। पोजिशनली यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। 2290 स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा फ्यूचर्स के अनुसार।
और हमें लगता है कि टुवर्ड्स 2230 जब ब्रेक करेगा उसके नीचे टुवर्ड्स 2100 एक पोजिशनली अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, टुवर्ड्स 2100 एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके चलिए अब काम करते हैं। आज केमिकल स्टॉक्स में अच्छी रौनक है और सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी में खास तौर से यतिन से समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यतिन गुड आफ्टरनून बताइए। गुड आफ्टरनून। और सोडा ऐश को लेके एक बड़ी खबर आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उन्होंने एक सर्कुलर नोटिस इशू किया है जहां मिनिमम इंपोर्ट प्राइस अब जो है एप्लीकेबल रहेगा सोडा ऐश प्रोडक्ट्स के लिए जो इंपोर्ट होते हैं देश में। चाइना से बहुत बड़ी डंपिंग हो रही थी $200-220 के आसपास, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हो रहा था। और अब सोडा ऐश का क्लासिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट पे आ जाएगा। तो फ्री इंपोर्ट्स पहले जो हो रहे थे अब वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आ जाएंगे और एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगभग 20,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से ये होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, चाइना से जो डंपिंग हो रही है वो $200 से $220 के आसपास हो रही है, यानी 16 से 18,000 रुपये के आसपास जो माल चाइना से आ रहा है उसके बजाय अब 20,000 रुपये का मिनिमम बिलिंग होगा, जिससे ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनी जैसे टाटा केमिकल्स, DCW को फ़ायदा होगा क्योंकि सोडा ऐश के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में लगभग 30-40% रिसेंटली गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्राइसेस को भी सपोर्ट करेगा और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस न्यूज़ के बाद दोनों ही टाटा केमिकल्स और DCW के शेयर्स में आप थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल देख रहे हैं। बिल्कुल, टाटा केमिकल्स में भी तेज़ी है और DCW में भी। यतिन शुक्रिया। मयूरेश आपका क्या व्यू होगा टाटा केमिकल्स पर? नहीं, जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक ट्रिमेंडस स्ट्रेस से गुजरा है। स्पेसिफिकली अगर आप सोडा ऐश के देखेंगे, हाईली कमोडिटाइज्ड है और चाइना का एक बहुत बड़ा डंपिंग नॉट जस्ट इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉट इन इट्स फेवर, बट विद एंटी डंपिंग का एक जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अपने स्टॉक्स पे देखा है, नॉट जस्ट फॉर टाटा केमिकल्स, DCW, GHCL के लिए भी आई थिंक एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बट ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बिजनेस के साथ क्या करते हैं, आई थिंक ये देखना बहुत जरूरी होगा। सॉल्ट बिजनेस इज शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, बट जैसे न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेसेस इंप्रूव होंगे, बिकॉज दैट इज अ स्पेशलिटी बिजनेस विद इन टाटा केमिकल्स बिजनेस मॉडल, जैसे साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाएगा, मुझे लगता है ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर जो हैं ये शायद बेहतर रह सकते हैं। सो आई थिंक विद दिस न्यूज और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं as part of the nutraceutical business expected to contribute more in terms of earnings, शायद अर्निंग्स में जो रिकवरी आ सकती है वेल एंड ट्रूली हो सकती है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अर्निंग्स पे ध्यान, मुझे लगता है अर्निंग्स रिकवरी शायद अगले 1-2 तिमाही से टाटा केमिकल में आनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेड की सलाह। ABB पे क्या राय रहेगी सोनी जी आपकी, कैसे इस स्टॉक को देख रहे हैं आप? साथ ही कोई अप्रोच, कोई रणनीति समझ में आ रही है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए श्रेया जी, कल तक काफी एक वीक स्ट्रक्चर बना था, बट आज जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे शुरुआत हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब तक वो 6700 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, करंट लेवल से शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हो सकता है। ये टुवर्ड्स 7100 7150 के रेंज पे एक बार जाने की तैयारी में है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है। सो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 7150 के लेवल्स तक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव कंटिन्यू रहेगा। 6900 का यहाँ पे 6800 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनते जा रहा है। आज होल्ड करता है तो टुवर्ड्स 7150 जा सकता है। ठीक है, 6800 का एक सपोर्ट फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता दिख रहा है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। ल्यूपिन में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। दरअसल कंपनी ने डायबिटीज़ पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनी एली लिली से डायबिटीज़ की दवा खरीदी है। और क्या ही पूरी रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन बताइए। जी, ल्यूपिन में डेफिनेटली आज एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि कंपनी ने एली लिली से ह्यूमन इंसुलिन को एक्वायर कर लिया है। ये जो दवा है बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 जिस टाइम पे हाई शुगर लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, उसके ट्रीटमेंट पे काम आती है। अगर हम पिछले रिजल्ट की तरफ भी नजर डालें तो सितंबर क्वार्टर में डायबिटीज के पोर्टफोलियो से ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 19% का था। साथ ही साथ डायबिटीज ल्यूपिन का तीसरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है और इसने अब एक्विजिशन और कर लिया है, तो यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे जाती हुई दिखाई देगी। बट एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि एमनील की जो दवा है गोप्रो एयर, उसके लॉन्च पे कहीं ना कहीं देरी हुई है और उसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है ल्यूपिन को आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो देरी हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि तेवा ने एमनील की जो गोप्रो एयर है उसको लेके एक केस कर दिया था। लेकिन अगर पूरा आउटकम देखें तो ल्यूपिन के लिए एक अच्छी खबर है।
बिल्कुल शुक्रिया कंचन इस तमाम अपडेट के लिए। अनुज सर, ल्यूपिन का स्टॉक अगर आप देखें गिरते बाजार में आज भी तेज़ और कल भी ये तेज़ था। इनफैक्ट पिछले 2 साल से आपका फेवरेट स्टॉक रहा है ये, और इस साल में अब तक देखें तो उसने 80% से ज़्यादा का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ल्यूपिन में क्या करना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में वो बने रहे, और फ्रेश एंट्री की सलाह है कि नहीं? क्या अप्रोच रणनीति यहाँ पे रखेंगे? देखिए श्रेया, क्या होता है कई बार ना आप बाई चांस भी इस तरीके के स्टॉक्स निकाल लेते हैं। जब ल्यूपिन पर हमने पहली बार व्यू लिया था तब 650 रुपये का स्टॉक था ये। आई थिंक वीरू को अच्छे से याद होगा, हमने कई बार इसकी बात की थी, और अब तो स्टेज पर आ गए हैं जिसमें मतलब आई थिंक ये ऑलमोस्ट हाँ देखिए ये 2023 के शुरू की बात थी और अब 2024 के अंत पर आ गए हैं हम। ल्यूपिन के साथ जो रैली थी उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था जब इन्होंने एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट 2023 में फाइनली लेके आए थे, 4 साल की या 4 साल से भी ज़्यादा की बेयर मार्केट के बाद। ये स्टॉक एक ऐसा रहा है स्टॉक, या आप 2 साल का व्यू देख रहे हैं 222%, इसको अगर आप 5 साल में कन्वर्ट कर देंगे ना तो अब आप नोटिस करेंगे कि 5 साल में ल्यूपिन उससे पहले ये देखिए 209%, और थोड़ा उससे और पहले जाएंगे अगर तो अब जाके ये स्टॉक अपने 10 साल के हाई को क्रॉस कर रहा है। काफ़ी लंबी बेयर मार्केट ल्यूपिन ने झेली थी, उसके बाद पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखें ल्यूपिन का मार्केट शेयर बढ़ा था यूएस मार्केट में, और मेरा ये मानना है कि अब ल्यूपिन उस स्टेज में है जहाँ से इसकी अब वो जो बड़ी वाली री रेटिंग थी ना श्रेया, वो तो हो चुकी है 600 से 2400 रुपये वाली जो होनी थी। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आपको दिखाएगा, लेकिन फिर भी फार्मा स्पेस में आउट परफॉर्मर रहेगा इस साल, अगले साल भी, ये मेरा व्यू है। लेकिन इस पर एक व्यू लेते हैं। मेरेश, ल्यूपिन क्या व्यू रहेगा आपका? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है प्राइस के हिसाब से अनुज जी। मैंने वेरी वेल रिमेंबर आपने जब आइडेंटिफाई किया था, नंबर्स वर नॉट दैट ग्रेट, मैनेजमेंट कमेंट्री ऑप्टिमिस्टिक थी, बट शायद नंबर्स वर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। और एग्जैक्टली 6 या 7 क्वार्टर पहले जैसे नंबर्स इंप्रूव हुए यूएस में स्पेसिफिकली, आई थिंक द नंबर्स जस्ट केप्ट ऑन इंप्रूविंग। तो आउटस्टैंडिंग नंबर्स रहे, बट मुझे मेरे हिसाब से आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक द प्राइस एक्शन हैज नाउ लार्जली जेस्टेटेड फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ। शायद एक मार्केट परफॉर्मर रहे, बट जिसके पास से बने रहे। विद इन फार्मा मुझे लगता है आई थिंक सन फार्मा, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो स्पेशलिटी पाइपलाइन डेवलप की है, इनका जो पोर्टफोलियो डेवलप हुआ है, आई थिंक इज इन द राइट डायरेक्शन। और मुझे लगता है आई थिंक जैसे ये मोनेटाइज करेंगे विद टाइमली लॉन्चेस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एक अच्छी खासी टॉप लाइन या रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद आप लगाए बैठ सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव गॉन टू R&D फॉर मेकिंग दिस पाइपलाइन। R&D एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा, जो एब्सोल्यूट इबिटा और बॉटम लाइन को अच्छी तरह से सहारा देगा एज दीज ड्रग्स कम इनटू द मार्केट विद एक्सक्लूसिविटी एंड बेटर मार्जिन्स। मुझे लगता है जिनके पास ल्यूपिन बने रहे, सन फार्मा प्रोबब्ली लुक्स लाइक अ गुड एक्शनेबल बेट एट दिस जंक्शन। सन फार्मा वाकई, मैं इनफैक्ट इसका जो सेटअप था ना जनवरी का वो देख भी रहा था। मानस, मेरे ख्याल से परसों हमारा डिस्कशन हुआ भी था, मतलब लास्ट थर्सडे को, फ्राइडे को। सन फार्मा में ये 1900 की कॉल्स में जो कंसंट्रेशन है उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? आज भी स्टेप वहीं से हुआ, बट कहाँ तक की तेजी दिखाई दे रही है आपको इसमें? समझना ये है कि शायद इस मंथ की अगर हम बात करें तो ये जो 1950 का एक स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके 2010-2020 की रेंज में सन फार्मा जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो अभी भी लॉन्ग साइड पे होगा। एक मंथ का आपको टाइम फ्रेम सेट करना है, 1790 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2010 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, स्टॉक स्कैनिंग से हटते हैं। निफ्टी एट 23633 रखिए आपके स्क्रीन पे, करीब 650 अंक नीचे निफ्टी आई थी, बट डे लो से अगर आप देखें तो ये फिर भी रिकवर हुआ है। लेकिन जहाँ तक 2024 का सवाल है, ये मैं बताता हूँ आपको कि कितनी रिकवरी रही इसमें। 2024 मतलब इसकी हमने शुरुआत की थी इस इंडेक्स में, अगर आप लेवल टू लेवल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 33,800 की ट्रैजेक्टरी से हाई रहा करीब आप समझ लीजिए 46,000। क्या गजब का स्विंग दिया। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, इस पूरे स्पेस में 2024 कैसा रहा, श्रेया से जानते हैं। श्रेया, जो स्कैनिंग करी आपने, कैसा रहा ये साल आईटी के लिए? बिल्कुल, आईटी आज देखिए इसमें दबाव देखने को मिल रहा है, 2% से ज़्यादा टूट रहा था, लेकिन हालांकि बाजार की रिकवरी के साथ इसमें भी थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। अभी फ़िलहाल 2.25% गिर कर ये कामकाज कर रहा है। लेकिन 2024 पन्ने पलटेंगे आप 2024 के, तो वहाँ पे देखेंगे कि इसने 21% का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है 2024 में। कुछ ऐसे काउंटर्स
आईटी सेक्टर पे जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली 2024 में। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने 71% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आज देखें तो इसमें लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। वही एम्फेसिस देखिए तो 3% से ज़्यादा का रिटर्न इसने 2024 में अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। वही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है पूरे 2024 में। ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन आज थोड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है 1% के करीब। कोफोर्ज 52% का रिटर्न इसने 2024 में अपने निवेशकों को दिया है, लेकिन आज क्योंकि आईटी सेक्टर ही दबाव में है तो 1.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज करता हुआ फिलहाल। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो आज फोकस में है। TCS टॉप लूजर्स में शामिल है। आज ये 1.5% से ज़्यादा गिरा है, लेकिन 2024 में इसने 7% का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। कुछ ऐसे और काउंटर्स जहां पे आज बिकवाली हावी हमें देखने को मिली। इंफोसिस उसमें से 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे, लेकिन 2024 में अब तक इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न कमा कर दिया है अपने निवेशकों को। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2024 में देखें तो रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा था। ओके, बिल्कुल। अब इस स्पेस को थोड़ा और आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और Q3 की शुरुआत होने वाली है, ध्यान रखिएगा, अर्निंग सीज़न की। और Q3 के अर्निंग्स सीज़न जो रिपोर्टिंग है उसकी शुरुआत होने वाली है। आईटी कंपनियों से शुरुआत होती है। मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं कि जेएम फाइनेंशियल का जो प्रीव्यू रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो जेएम फाइनेंशियल के अनुसार ये जो तीसरी तिमाही है इसमें ग्रोथ जो है वो थोड़ी सुस्ती नज़र आ सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया है फर्लो यानी जो आर्थिक सुस्ती के चलते कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी दी जाती है, जिसके कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी जताई गई है और इसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू की ग्रोथ पे देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी तिमाही जो है ये फर्लो के चलते चुनौती बड़ा मामला रहेगा। मार्जिन की अगर बात करें तो वेतन बढ़ोतरी का इसको हम छोड़ दें, इसको साइड में रखें तो मार्जिन यहाँ पे हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कमज़ोर रुपए ने क्रॉस करेंसी की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको बैलेंस कर दिया है और रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है उसके चलते एक्सपोर्ट रिलेटेड आईटी कंपनीज को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ने बताया है कि टॉप 5 कंपनीज यहाँ पे 10 से 50% बेसिस पॉइंट्स तक का मार्जिन में हमें सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनीज जैसे HCL, LTIM और टाटा टेक पर वेतन बढ़ोतरी का असर भी देखा जा सकता है। कुछ फैक्टर्स जो उन्होंने दर्शाए हैं जिस पे इम्पॉर्टेंट हमें एक फोकस रखना पड़ेगा, उसमें शामिल है कि डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंसेस है कंज्यूमर की साइड से वो वहाँ पे अभी कम रह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। साथ ही जो ट्रंप का प्रशासन है उसके आने के बाद आईटी का जो पूरा बजट है उसकी स्पष्टता तब देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर फर्लो की अवधि ऐसे ही बरकरार रहती है तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। लास्ट बात उन्होंने जताई है वो ये है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो कंपनी के प्रोजेक्ट का एक अनुमान बताएगी कि रेवेन्यू किस हिसाब से जनरेट होंगे। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जो उन्होंने बताया है, सबसे पहले बात करें अगर TCS की तो यहाँ CC रेवेन्यू ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्जिन में सुधार की संभावना बताई है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो FY25 रेवेन्यू गाइडेंस को ईयर ऑन ईयर 4 से 4.5% तक घटा सकती है। वही अगर विप्रो की बात करें तो BFSI और एनर्जी यूटिलिटी में दबाव के चलते मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है। HCL टेक में 5.5% की बेहतर ग्रोथ और कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम भी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आएगी। अगर बात करें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां फर्म बुलिश नजर आई तो उसमें शामिल है एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, विप्रो और यहाँ पे कंपनी ने बाय की रेटिंग दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि LTI माइंडट्री में उन्होंने सेल की एक रेटिंग दी है। और तो ये जो तीसरी तिमाही है यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने मेनली फर्लो पे कंसंट्रेट किया है। आगे चल के देखना होगा कि ये जो संभावनाएं हैं और जो सुस्ती है ये किस तरह से आईटी सेक्टर को हमें देखने को मिलती है। शुक्रिया मिताली। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 2025 में आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। हालांकि 2024 में इसने 20% से ज़्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया है। मानस सर, गुड आफ्टरनून। आपसे ओरेकल पे मेरा सवाल है, इस साल में अब तक जैसा कि मैंने बताया इसने 200% के करीब रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। 12,774 के लेवल पर कामकाज करता हुआ कैसा लग रहा है ये स्टॉक और कैसे आप इसे अप्रोच कर रीड कर रहे, कोई रणनीति यहाँ पे सुझाना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ये सही है कि यहाँ इस स्टॉक का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एक रेजिस्टेंस था 12,400 के आसपास, स्टॉक ने उसको अभी कुछ टाइम पहले ब्रीच किया, करेक्शन देखने को मिला
वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, 12,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 13,800 के आसपास का हो सकता है। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, आते हैं एक जरा हल्का सा आउटलुक ले लें पहले जरा आज के नए मेहमान का। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कुछ देर में आप सभी लोगों को एक बात बताऊंगा, मुझे उसी पे हंसी आ रही थी लेकिन अभी हंसी कंट्रोल कर रहा हूं मैं। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। कॉल क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज 23,500 तोड़ने के बाद भी जो रिकवरी बनी है तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा पुल बैक और कंटिन्यू हो सकता है। शायद हम वापस 23,700 750 तक जा सकते हैं। और ऐसे केस में अगर मुझे लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक जहाँ पे कुछ मोमेंटम और बन सकता है तो मुझे लगता है कि टेक स्टॉक्स में इन्फोसिस को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 1875 के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ पे अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक 1930-1940 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो रखेंगे एट 1840 का। तो 1840 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को लॉन्ग करें। ओके, इन्फोसिस लॉन्ग। चलिए, अब इन्फोसिस से बात याद आई मुझे आईटी की। अनुज, हम जब भी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और निफ्टी की तेज़ी को स्पॉन्सर करने के लिए मोटे तौर पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आईटी कंट्रीब्यूट करेगा या बैंक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इन दोनों इंडेक्स में से एक का हमें एडवांटेज हमेशा मिलना चाहिए ना। जब हम CY25 में जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किससे है? आज सुबह हम आरबीआई की वो स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसको लेके थोड़े कंसर्न, एनपीएस का बढ़ना स्पेशली आई थिंक प्राइवेट बैंक्स के लिए, और एक तरफ आईटी आपका जिस तरीके से अलाइंड है यूएस में रेट कट्स, भले ही 2 ही कट हो रेट CY25 में, बट ज़्यादा पोटेंशियल किसके लग रहे हैं डिलीवर करने के? देखिए वीरू, मैं इसमें बताऊं तो मेरा व्यू इसमें है कि पहले क्वार्टर में, मतलब पहले 3 महीने में 2025 के, मेरा ये मानना है कि आईटी अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि डोमेस्टिकली हमारे पास काफ़ी न्यूज़ फ्लो होंगे, बजट आएगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अभी भी वो जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसके बाद थोड़े से अभी भी एक रिस्क पॉइंट्स रहेंगे, एफआई की सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस समय कंपेयर टू निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक, ना सिर्फ प्राइस के हिसाब से बल्कि वैल्यूएशन के हिसाब से, मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने आपको मौके देंगे लार्ज बैंकों में वापस एक बार पोजीशन बनाने का, क्योंकि बैंक निफ्टी वापस अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और हो सकता है कि अगले 3 महीने में और थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आ जाए। 200 डे मूविंग एवरेज पर भी है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, हो सकता है इसको ब्रीच भी कर दें हम नए साल में। तो अगर आप इमीडिएट नियर टर्म की बात करेंगे तो अभी भी विजिबिलिटी ज़्यादा आईटी के साथ है, लेकिन अगर आप एक फुल ईयर के आउटलुक की बात कर रहे हो, खासतौर से आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर के आउटलुक की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि प्योरली फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बैंक्स में वो बेटर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे आईटी स्टॉक्स बेच दें। इस पूरे साल हमने आईटी स्टॉक्स पर एक पॉजिटिव व्यू रखा था, वो अभी भी इंटैक्ट है और उसमें अभी भी कोई सेल का इंडिकेटर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर बात एक हो रही है रिलेटिव ट्रेड की, तो मुझे लग रहा है कि एट सम पॉइंट 2025 में बैंक्स में एक बड़ी रैली आएगी। 2025 में बैंक्स में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव की पॉसिबिलिटी है। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे निफ्टी जो कि थोड़ा रिट्रेस होने के बाद स्टेबल हुआ था, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक ओवरऑल रियल्टी का ट्रेड था रचना जी का, और फिर आप लेके आइए जरा स्क्रीन पे एक बार मैक्रोटेक रखिएगा स्क्रीन पे। ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अगर आप देखें, यस रिकवरी है बट नॉट स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली 1338 पे। और एक दो स्पॉट्स ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद 4 का चौका की शुरुआत करेंगे जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं। जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर लॉरस लैब को देखिए, ये डे हाई पर आ गया 605, 602 पे मैंने कमेंट किए थे। प्रशांत, लॉरस लैब को कैसे आप अप्रोच करेंगे? डे हाई पे आता हुआ अब वो 680 650 का क्लस्टर खुल रहा है क्या इसके लिए? जी वीरू जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट और स्क्वीज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वॉल्यूम बैक मूव है, मुझे लग रहा है स्ट्रेट अवे यहाँ लॉन्ग जाना चाहिए, करीबन 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली होना चाहिए 585, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप 592 592 स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है कम से कम 620 624 तक के लेवल नजर आने चाहिए।
ओके, चलिए अब बात करते हैं बजट की। जी हाँ, बस अब 1 महीना बाकी है, 1 फरवरी को आएगा बजट, तो एग्जैक्ट सिर्फ अब जनवरी का महीना बाकी है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट और आईटी हार्डवेयर समेत 50 से 55 सेक्टर के आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। इस पर बातचीत करते हैं और हमारे करस्पॉन्डेंट आलोक प्रियदर्शी को जोड़ते हैं। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले हफ्ते ही वाणिज्य मंत्रालय के और वित्त मंत्रालय के टॉप अधिकारियों की मीटिंग्स हुई है और इस मीटिंग में इस बात की पर विचार किया गया कि जो खास तौर से जो टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी हार्डवेयर्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे लेदर जैसे आइटम्स हैं, इसको किस तरह से बूस्ट दिया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही है ड्यूटी इन्वर्जन की। बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल है जिनकी कीमत ज़्यादा है और उन पर टैक्स ज़्यादा है, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स हैं उस पर टैक्स कम है, यानी कि इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लिहाजा इसको लेकर इस बार बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि करीब 50 से 55 ऐसे आइटम्स हैं जिनके ड्यूटी में यानी इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है और उन्हें जो मैन्युफैक्चरर्स फ्रेंडली बनाया जा सकता है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है कि जो इंडस्ट्री की तरफ से 100 से ज़्यादा आइटम्स की लिस्ट मंत्रालय को सौंपी गई है, लेकिन जो विचार हो रहा है उसके मुताबिक 50 से 55 आइटम के इसमें संभावना है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत को दूर किया जाए और इंपोर्ट ड्यूटी को सरल बनाया जाए। जो इंडस्ट्री की तरफ से सजेशन दिया गया है वो कहा गया है कि जो रॉ मटेरियल होना चाहिए उस पर नील से लेकर 2.5% तक इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए। जो इंटरमीडिएटरीज हैं उस पर 2.5 से लेकर 5% तक इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वहां पर आप 7.5% से लेकर 10% के आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ऐसे करने से जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा और ये तमाम प्रपोजल्स जो हैं सरकार की तरफ रखे गए थे और सरकार उस पर बहुत ही पॉजिटिवली विचार कर रही है और उम्मीद है कि ये ऐसा ऐलान बजट में देखने को मिल सकता है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए। अब शुरुआत करते हैं चार का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सोनी पटनायक जी से, फिर रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत सावंत जी के पास और मयूरेश जोशी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी, आप शुरुआत करिए। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ कल्याण ज्वेलर्स की 800 कॉल ऑप्शन जनवरी सीरीज। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपए का। टारगेट है, पहला टारगेट 20 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 24 का। कल्याण ज्वेलर्स में आज हम देख सकते हैं कि फ्रेश लॉन्ग वेल्टर पोजीशंस बन रहे हैं, अपने 20 EMA के ऊपर आज काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। 800 की कॉल की स्ट्राइक तक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रही है, राइटर्स थोड़े से एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। पोजिशनली मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 820 830 इस सीरीज में टेस्ट कर सकता है। सीरीज काफी लंबा है तो यहाँ पे आप 800 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, कल्याण ज्वेलर्स की 800 की कॉल। रचना जी के पास चलते हैं, आज का एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड पिक करते हैं। रचना जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से BSE के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा। ऐसे डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा है ये, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है फ्यूचर्स पे। अगर आप 53.10 का ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग करें तो हमारा अपसाइड पे टारगेट है 54.15 एंड इवन 5500। ठीक है, BSE एफएनओ सुपरस्टार्स के लिए रचना जी की तरफ से आता हुआ चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक किया प्रशांत जी आपने? तो यहाँ पे अगर हम भारतीय एयरटेल के स्ट्रक्चर को देखें, एक अहम सपोर्ट से बाउंस हुआ है और करीबन अभी 1590 1590 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस मेरा होगा करीबन 1575 1575। जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो डेली चार्ट पे एक गैप है 1650, उसके थोड़ा नीचे 1640 1640 का टारगेट होगा। ओके, और अब चलते हैं हम मयूरेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश जी बताइए क्या पिक किया? अनुज, आई थिंक मैं पॉजिटिव रहूंगा सिलेक्टिव बैंक्स पे, और फेडरल बैंक ये अगर एक अच्छा बेस बना रहे हैं, इसको आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रखें। जो नंबर्स पिछले तिमाही में आए थे, ऑल टाइम नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, पैड ग्रोथ, PBT ग्रोथ रही है। जो एडवांसेस रहे हैं उसमें डिसेंट ग्रोथ देखी गई है। जो डिपॉजिट्स है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रेमिटेंसेस से भी रहता है और रेमिटेंसेस की ग्रोथ अच्छी खासी रही है। कोर बैंकिंग, रिटेल लेंडिंग and expectations in terms of even their gold loan portfolio has been doing well for the bank. तो अगर हम एक पूरा construct देखें, जो credit deposit growth है, CDR rates and deposit rates should improve quite significantly. दूसरा, NIMs में stability अब आनी चाहिए कहीं ना कहीं,
और इसके वजह से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज स्पेसिफिकली आरओईज और आरओएज इसमें एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखा जा सकता है। जितनी प्रोविजनिंग है, थोड़ी प्रोविजनिंग शायद बैलेंस शीट पे बढ़ेगी, विच इज अ हेल्दी साइन अगेन, बट जितने रिकवरीज आएंगे वो शायद बॉटम लाइन को सपोर्ट करेंगे। वैल्यूएशन सपोर्टिव है, डिविडेंड यील्ड भी बैंक ठीक ठाक देता है, और नंबर्स मेरे हिसाब से Q3 Q4 में भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो आई थिंक फेडरल बैंक आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। ओके, फेडरल बैंक आपका बाय कॉल है। मीनवेल अभी काम करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं, और मतलब जो सबसे बुरे दौर से सेक्टर्स गुजर रहे हैं उसमें नो डाउट आपके ऑटो भी शामिल हैं। लेकिन 1 तारीख जब ज़माना कल 1 तारीख को सेलिब्रेट कर रहा होगा, एक चीज़ और आ रही होगी, और वो है ऑटो बिक्री के आंकड़े। यतिन, क्या लग रहा है इस बार कुछ वो जो ईयर एंड सेल है उसका बेनिफिट मिलेगा या फिर वो भी नज़र नहीं आ रहा है? एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि डिस्काउंटिंग बहुत हैवी है दिसंबर में, क्योंकि ऑटो एक्सपो के बाद बहुत सारे नए लॉन्चेस और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं बाजार में। तो एक इन्वेंट्री क्लीनअप के लिए आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड आपको डिस्काउंट मिलेगा पुरानी मॉडल्स पे, स्पेशली 4 व्हीलर्स में। और कोशिश पूरी हो रही है ऑटो कंपनीज़ की कि ऑटो एक्सपो के पहले बहुत सारी इन्वेंट्री को वो लिक्विडेट करें, तो शायद उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए पूरी इंडस्ट्री के सेल्स पे इस टाइम। अगर हम बात करें 2 व्हीलर्स की, तो रूरल मार्केट्स अभी भी एक सहारा बने हुए हैं, वहाँ से सेल्स आती हुई नज़र पड़ रही है आपको। तो ओवरऑल वहाँ सेंटिमेंट थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करें 4 व्हीलर्स में, स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल्स की, तो वहाँ मांग थोड़ी फ्लैट है। एक्सपेक्टेशन है कि मार्च तक वो रिकवर होता हुआ नज़र पड़ेगा। जहाँ तक कि ऑटो सेल्स एस्टिमेट्स का सवाल है, शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ, जहाँ अशोक लेलैंड की बिक्री बिल्कुल फ्लैट रहने वाली है, और टाटा मोटर्स, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट थोड़ा फीका है, 10% साल दर साल बेसिस पे थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर आता हुआ नज़र पड़ सकता है। हंडे की बात करें तो यहाँ सेल्स 3% गिरने की उम्मीद है। आंकड़ा बिक्री का लगभग 55,000 यूनिट्स के आसपास आएगा। मारुति, पिछले साल इनकी फैक्ट्री बंद थी, थोड़ा डिस्ट्रप्शन था, तो बेस छोटा है, और इसीलिए 25% की ग्रोथ आपको मारुति के सेल्स में नज़र आती हुई पड़ेगी। लगभग 2.25 लाख यूनिट्स तक की बिक्री का आंकड़ा यहाँ एक्सपेक्टेड है। M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट, क्योंकि यूवी सेगमेंट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है, ओवरऑल नंबर आपको दिखेगा 29% की ग्रोथ। और ट्रैक्टर सेल्स में भी अच्छा ट्रैक्शन है, जैसे कि मैंने पहले कहा 12% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। बिक्री का आंकड़ा लगभग 21,500 यूनिट्स के आसपास होगा। 2 व्हीलर्स पे आते हैं, जहाँ बजाज ऑटो की बिक्री लगभग 7% बढ़ेगी। रॉयल एनफील्ड सेल्स का मोमेंटम कंटिन्यूड है, लगभग 76,000 यूनिट्स यहाँ बिकेंगे, 20% की ग्रोथ रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प, बेस पिछले साल का बड़ा है, और शायद वो इफेक्ट से आपको 10% की गिरावट दिखेगी सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहाँ अच्छी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि स्कूटर सेल्स और नए मॉडल्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, तो 11% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है, शुक्रिया यतिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स ऑटो सेक्टर पे नज़र डालें तो जैसा कि वीरू सर बता रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इस पे दबाव देखने को मिला ऑटो सेक्टर पे इस पूरे साल। उसी में से एक काउंटर आयशर मोटर आज डे लो पर अपने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रशांत जी, आयशर मोटर्स का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? क्या ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं आपको नज़र आ रही है? क्या रणनीति अपनाएंगे? तो यहाँ पे श्रेया, मुझे लग रहा है कि आपने सवाल पूछा कि पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो मुझे वो हिसाब से लग रहा है कि सबसे अहम लेवल होगा 4,600 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये जब तक बरकरार है, आप पोजीशन छोटे क्वांटिटीज में ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर हम अभी देखें तो 20 दिनों के एवरेज पे हम डिप ले रहे हैं, तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस 4,700 740 के आसपास भी रख के रिस्क ले सकते हो। और ये लेवल अगर बरकरार रहे तो यहाँ से जो स्विंग हाई बने हुए थे करीबन 4,950-60, इनको आप रिटेस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आप फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक पर जो काफ़ी टाइम से फोकस में है, ईजी ट्रिप, जो ईज माई ट्रिप नाम से वेबसाइट चलाती है। एक बार उसका स्टॉक लेकर आइए। ऑब्वियसली आज कंपनी में दबाव है, और कंपनी के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने ब्लॉक डील के ज़रिए अपनी बाकी की पूरी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। याद रखिएगा, पहले भी इसमें एक बार ब्लॉक डील हुई थी, और उसके बाद स्टॉक में 2 लोअर सर्किट लगे थे। आखिर हो क्या रहा है? और एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हॉर्माज ने की है कि कैसे प्रमोटर का जो पूरा स्टेक सेल है उसको लैप अप किया है रिटेल ने। तो कहीं ऐसा ना हो
कि रिटेल हायर लेवल पे फंस गया हो। हरमास बताइए, रिसर्च क्या कह रही है? रिसर्च ये कह रही है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है ईज माई ट्रिप को अगर आप देखें तो, क्योंकि बड़ी खबर जो कल शाम को आई वो यही थी कि निशांत पिट्टी अपना जो बाकी का 14% हिस्सा है वो उन्होंने बेचने का ऐलान किया था, मगर आज सुबह जब ब्लॉक डील विंडो में भी और बाजार खुलने के बाद भी केवल 1% तक का ही सौदा हो सका था, तो बाकी की हिस्सेदारी नहीं बिकी है। इस वजह से भी शेयर ज़्यादा फोकस में है। अब आईपीओ के पहले अगर हम नज़र डालें तो 3 जो है हिस्से प्रमोटर्स थे, निशांत पिट्टी, प्रशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी। अब निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी थी 50% की, और प्रशांत पिट्टी के पास लगभग आधा फीसदी हिस्सा था। लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो 37% दोनों की और प्रशांत पिट्टी का हिस्सा लगभग सेम था। और जून 2022 में इंटर प्रमोटर ट्रांसफर के जरिए निशांत और रिकांत पिट्टी ने 5% अपना हिस्सा प्रशांत पिट्टी के नाम किया, जब से उनकी हिस्सेदारी 10.5% हो गई। निशांत पिट्टी की लगभग 29% हुई और रिकांत पिट्टी की 32% हुई। अब जो निशांत पिट्टी का जो 28% हिस्सा था वो दिसंबर 2023 तक लॉक्ड इन था। वो लॉक इन पीरियड इस साल जाकर खत्म हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपना जो है पहला जो 14% का हिस्सा है वो सितंबर में बेचा और उसके जरिए उन्होंने 920 करोड़ रुपए जुटाए उस हिस्सा बिक्री के जरिए। अब जो हिस्सा बेचा गया था उसे खरीदा किसने? अगर आप कहेंगे इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी जो लिस्टिंग के दौरान लगभग 7% की थी, 6.25% की, वो अब लगभग घटकर 0 हो चुकी है, क्योंकि अब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल नाम मात्र हिस्सा है अब ईज माई ट्रिप में। तो इसे खरीदा किसने? रिटेल ने। इनकी भी हिस्सेदारी लिस्टिंग के वक्त 6% थी, अब जाकर वो हिस्सेदारी 34% के लगभग पहुंच चुकी है। लगभग ये कहने का मतलब गलत नहीं होगा कि 1/3 कंपनी का हिस्सा अब रिटेल निवेशकों के पास है। तब ये देखिए, ये जून में जनवरी इस साल जो है मालदीव्स के जो फ्लाइट्स को सस्पेंशन करने के लिए भी ईज माई ट्रिप फोकस में आया था। उसके बाद से ये रिटेल में हिस्सेदारी किस तरह से बढ़ी है आप देख सकते हैं, 22% से बढ़कर अब 34% हो चुकी है। अब ईजी ट्रिप जो है वो निवेशकों को लुभाने के लिए बोनस स्टॉक स्प्लिट्स भी करता है। पहले तो फरवरी 2022 में उन्होंने बोनस दिया, फिर नवंबर में बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी की और इस साल भी उन्होंने एक बोनस शेयर दिया है। अब जो दूसरे बिजनेसेस में इनकी रुचि है उसकी वजह से भी, मगर इससे पहले हम ये प्रॉफिट उनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। Q4 FY22 में इनका मुनाफा जो है वो 24 करोड़ था, अब जाकर भी ये मुनाफा 26 करोड़ ही है। तो कोई फाइनेंशियल्स में कोई ज्यादा सुधार हुआ नहीं है। एक 50 करोड़ के प्रॉफिट की पीक भी बनी थी, मगर इस तिमाही में ही वो प्रॉफिट लगभग आधा हो गया 26 करोड़ तक। अब इनके जो दूसरे बिजनेसेस है जिनमें इनकी रुचि है, कोर बिजनेस को छोड़कर वो जो सुर्खियों में थे, पहले तो उन्होंने स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह के साथ मिलकर गो फर्स्ट के लिए बोली लगाई थी। 1600 करोड़ की उन्होंने बोली सबमिट की थी जो इंसॉल्वेंसी में था गो फर्स्ट, मगर मई के महीने में निशांत पिट्टी ने वो बिड वापस ले ली अपने निजी तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। इस वजह से ये बिड जो है वो उन्होंने वापस ले ली। अब और एक अनाउंसमेंट और भी हुई थी सितंबर के महीने में, जब कंपनी ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की बात की थी। अब कोई ट्रैवल कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दे तो सवाल तो काफ़ी उठेंगे, मगर जिस तरह के बाजार में हम सितंबर में थे उस वक्त तो शेयर 11% चढ़ गया था इस अनाउंसमेंट के बाद और अगले दिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी। तो अब कौन से बड़े सवाल निकल कर आते हैं ईजी ट्रिप के लिए? क्या निशांत पिट्टी अपना बाकी का हिस्सा बेच पाएंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ 1% हिस्सा बिका है। अगर वो बाकी का हिस्सा बिक गया तो क्या बाकी के प्रमोटर्स भी अपना हिस्सा बेचेंगे या नहीं, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और क्या रिटेल निवेशक जो बोनस, स्टॉक स्प्लिट, और मान लीजिए ईजी ट्रिप का भाव अभी सिर्फ 16 रुपए है, तो क्या ये सिर्फ भाव देखकर अभी भी ये शेयर खरीदते रहेंगे? और आखिरी में नजर होगी कंपनी के दिसंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि क्या नतीजा निकल कर आता है वहां पर, और रिटेल और इंस्टीट्यूशंस ने किस तरह की खरीदारी या बिकवाली की है उस पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत होगी। तो ईज माई ट्रिप को लिस्ट हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, मगर आने वाली जो ट्रिप है वो किसी भी लिहाज से ईजी तो नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, आने वाली ट्रिप किसी लिहाज से ईजी तो नजर नहीं आ रही। हरमास बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल की शुरुआत इसने की थी 20 रुपये पर, और मैं एडजस्टेड प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि इतने बोनस और स्प्लिट आए हैं याद नहीं रहता, और अब 16 रुपये पर। तो टेक्निकली इस स्टॉक ने किया है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म। मयूरेश, कोई व्यू स्टॉक पर? नहीं अनुज, जैसे हरमास ने बताया, काफी अच्छी तरह से समझाया। आई थिंक काफी अटकलें हैं और काफी न्यूज में रहा है ये स्टॉक फॉर द रॉन्ग रीजंस। ऑब्वियसली आई थिंक जो ये ट्रैवल कंपनी है, इनकी जो सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट थी कि ये कन्वीनियंस फी नहीं लगाते जो बाकी के ट्रैवल कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स लगाते हैं। दैट बिकेम अ बेस केस सिनेरियो
इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वो एयर ट्रैवल के लिए हो, ट्रेन ट्रैवल के लिए हो, एक्सेट्रा. दूसरा, आई थिंक व्हेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स आर गेटिंग डन इन टर्म्स ऑफ बोनस, आपके बैलेंस शीट पे रिजर्व्स कितने हैं, हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दैट रिजर्व्स, और अगर कैपिटल आपको वापस देना भी है शेयर धारकों को तो किस तरीके से दोगे. आई थिंक एक पूरी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वापस लगता है कि जो फ्री कैश फ्लो जो जनरेट करते हैं इतने ज्यादा ग्रेट नहीं है, तो रिजर्व एक्यूमुलेशन इतना ग्रेट नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एडजस्टमेंट्स कहाँ से हो रहे हैं. दूसरा, आई थिंक जैसे हॉर्मस ने भी कहा, आई थिंक व्हेन द लास्ट अनाउंसमेंट प्रॉब्ली केम थ्रू, यू आर गेटिंग इनटू ईवी. मुझे ये भी याद है जो एक सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी शायद इमीडिएटली T20 के बाद, दे वर द लीड स्पॉन्सर्स. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे सरकमस्पेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन टर्म्स ऑफ द रोल और ग्रोथ बैलेंस शीट के हिसाब से. ये सारी चीजें के लिए आपको एडिशनल कैश कहाँ से आने वाली है. मेरे हिसाब से आई थिंक दूर रहना चाहिए स्टॉक से. आई थिंक देयर आर फार बेटर लीडरशिप स्टॉक्स जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, तो प्रॉब्ली लुक. जी चलिए, इज माई ट्रिप पे ये हल्का सा डिस्कशन. मीनवाइल घर में बैठे बैठे भी एक सेक्टर आपको ट्रिप करा सकता है और वो है एक ऐसा स्पेस. अच्छा, आज मंगलवार है, नए साल के जश्न है, पता चल रहा है दो स्टॉक्स को देखकर. एक बार देखा है आप रेडिको खेतान, इंट्राडे में हाई लगा के आया करीब 2620 का, और उसके बाद लेके आइए आप यूएसएल 1629 पे अपने करियर के सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ यूएसएल. मैं विषय को लेकिन फिर भी चेंज करूँगा यहाँ पर, और अब बात करते हैं आउटलुक 25 को लेकर. एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरी समरी और जो हाउस व्यूज़ हैं वो 2025 को लेकर है कैसे मार्केट्स के. कंचन ने इसकी पैमाइश करी. सभी अगर आप देखें पैमानों पर, क्या कहता है 2025 का आउटलुक, कंचन बताइए. जी, हमें 2025 एक मिक्स साल देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें 2024 भी देखने को मिला. अगस्त तक तो बाजार ने एक शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए, लेकिन आखिरी तक आते आते जो चाल है वो कहीं ना कहीं धीमी होती हुई दिखाई दी है. सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड की. यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ में वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा, जिसके पीछे का सबसे बड़ा सपोर्ट ड्राइवर होगा केपेक्स और रूरल डिमांड. इन्फ्लेशन की अगर प्रोजेक्शन देखी जाए तो 4.2% की जताई जा रही है, एडिंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल. केपेक्स में एक बड़ा रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट एंटिटीज की तरफ से भी. साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट्स है वो भी अगले 5 साल में 19% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं. मार्केट परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार के अंदर देखने को मिला था, लेकिन सेकेंड हाफ में ये वापस से रिवाइव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है अर्निंग्स. जो अर्निंग्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा वो देगा बीएफएसआई सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, और जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है तो यहाँ पे खासा फोकस. इसके अलावा सबसे मेन बात कर लेते हैं निफ्टी के टारगेट. उम्मीदें ये जताई जा रही है कि सारे के सारे हाउस व्यूज ये बोल रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 25 में जो निफ्टी है वो 26,300 से लेके 26,600 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है. यानी कि रफली हम 7 से लेके 10% तक का रिटर्न देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 25 में. साथ ही अगर सेक्टर हाइलाइट्स की बात करी जाए तो बीएफएसआई में जो गेन आता हुआ दिखाई देगा वो रेपो रेट में जो कट आया वहां से आता हुआ दिखाई देगा. साथ ही साथ जो क्रेडिट डिमांड है वो रोबस्ट हमें देखने को मिलेगी. आईटी का जो सबसे बड़ा मेन ड्राइवर होगा वो होगा यूएस टेक स्पेंडिंग और फेवरेबल पॉलिसीज. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रूरल डिमांड से यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा. रियल इस्टेट तो इस टाइम पे काफी अच्छा कर ही रहा है और काफी सारे प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में बने हुए हैं. इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर की बात करी जाए तो केपेक्स में और डिफेंसिव डिमांड में अगर बहुत ज्यादा हमें रिवाइवल देखने को मिलता है तो यहां से इसको सपोर्ट मिलेगा. सेक्टर प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं. ओवरवेट कहां पे है? ब्रोकरेज, बीएफएसआई, आईटी, रियल इस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल्स. अंडरवेट कहां पे है? मेटल्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स. स्टॉक पिक की बात करी जाए तो एक कंसोलिडेटेड डेटा हम निकाल के लेके आए हैं. बीएफएसआई सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, आईटी में इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इंडस्ट्रियल में एलएनटी और बीएचईएल. रियल इस्टेट की बात करी जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट लेमन ट्री भी इनके रडार पे है. हेल्थ केयर में सन फार्मास्यूटिकल और ऑरबिंदो फार्मा. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पॉलीकैब और जोमैटो जैसे काउंटर्स और एनर्जी सेक्टर में टाटा पावर और कोल इंडिया को आपको रखना होगा अपनी रडार पर. ओके, सेक्टर की टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर. और अच्छा, ये जाते जाते कंचन ने कोल इंडिया का जिक्र किया. एक बार जरा पीएसयूज को थोड़ा सा यहाँ पर अपने डिस्कशन में लेके आते हैं. सीपीएससी इंडेक्स देख लीजिए आप देखिए एनटीपीसी, आप देखिए कोल इंडिया, आईजीएल एमजीएल तो फिर भी रिकवरी मोड में है. अब
वीरेश, थोड़ा सा अगर आप अपना एक शेयर, इनफैक्ट एक टेक्निकल आउटलुक लेता हूँ इस पे, ये लेता हूँ मैं मानस से। मानस, एनटीपीसी आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा, आई मीन 333 सबसे बड़ा सेल ऑफ इसमें लास्ट आई थिंक इस क्वार्टर में रहा। आप कोल इंडिया को देखिए। पीएसयूज में अगर एक स्टॉक पिक करना हो आपको लोअर ट्रेजेक्टरीज पे जहाँ पे बड़े एवरेजेस वीकली या मंथली चार्ट्स पे आपको दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक खड़े हैं, वो कौन सा होगा? देखिए, आई थिंक पीएसयू में अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसा साइन, रिवर्सल के साइन दिख नहीं रहे हैं चार्ट्स पे। आई थिंक थोड़ा वेट करेंगे, अगर कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करें। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सिकसरिया जुड़े हैं। रोहित जी के पास इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 21 सालों का अनुभव है और साल का आखिरी दिन तो हमारे साल का आखिरी मार्केट डिस्कशन भी है ये। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। तो साल बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले तो 2025 के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। 2025 में जब हम एंटर कर रहे हैं, व्यू क्या है 2025 को लेकर? क्या इक्विटीज़ यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेंगी? धन्यवाद अनुज। ये साल काफी अच्छा रहा इन्वेस्टर्स के लिए। एक्चुअली सिर्फ ये साल नहीं, पिछले 4-5 साल की जर्नी देखे इन्वेस्टर्स की काफी अच्छी रही है मार्केट्स में। लास्ट 2 साल तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि 2025 ईयर ऑफ कंसोलिडेशन होगा, जहां पे इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कर लेनी चाहिए रिटर्न्स के मुताबिक। जैसे आपने देखा होगा साल 2022 में एक कंसोलिडेशन हुआ था 2 अच्छे सालों के बाद, कुछ वैसा ही 2025 में प्ले आउट हो सकता है, जहां मार्केट कंसोलिडेट करे बिफोर द नेक्स्ट अप मूव। ओके, अच्छा रोहित जी, अब एक काम करते हैं, अगर हम थोड़ा सा 25 में जब जो चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे, अर्निंग्स लगभग आप समझ लीजिएगा कि दूसरे हफ्ते से अर्निंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। अर्निंग्स में रिवाइवल, जहां Q2 में आपको बहुत डैमेज नज़र आया, Q3 तक आते आते सबसे पहले सुधार अर्निंग्स में आपको कहां पर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं? लेट्स स्टार्ट विद द बैंक्स। आरबीआई की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें जो उल्लेख किया गया है रिगार्डिंग आई थिंक एनपीएज, क्या ये ऑलरेडी प्राइस में है या फिर अब फर्दर प्राइस डैमेज बैंक्स में पॉसिबल है? लेट्स टॉक अबाउट बैंक्स फर्स्ट, बैंक्स एंड एनबीएफसीज। यहाँ पे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन कैसी लग रही है आपको? देखिए, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन बैंक्स और एनबीएफसीज की वीक ही है फॉर दिस क्वार्टर, क्योंकि जो रिटेल स्लिपेजेस हमने Q2 में देखी थी, Q3 में उससे ज्यादा ही बढ़ेंगी, स्पेशली फ्रॉम अनसेक्योर्ड रिटेल, माइक्रो फाइनेंस, उन सब जैसे सेक्टर से स्लिपेजेस और ज्यादा बढ़ेंगी Q3 में। तो अर्निंग्स विल बी वीकर, लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये सब ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है। मेरे हिसाब से यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर BFSI मेरे लिए बेस्ट सेक्टर है टू प्ले, क्योंकि ये यहाँ पे आपके वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं इसमें बिल्ट इन। तो यहाँ विथ रेट कट जैसे अगर आरबीआई का जब आता है तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देगा, तो ओवरऑल आपका स्टॉक रिटर्न्स कैन बी बेटर इन द BFSI सेक्टर ओवरऑल। ठीक है रोहित जी, पहले श्रेया बात कर रही हूँ मैं। पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपने अर्निंग्स की बात की, अर्निंग्स को लेकर थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं। अब FMCG पे मेरा सवाल है, Q2 काफ़ी ख़राब रहा और FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो 2024 में वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। 2025 के लिए और स्पेशली Q3, Q4 अगर आप देखें तो क्या हालात वहाँ पे आपको सुधरते नज़र आ रहे हैं? शॉर्ट टर्म में तो कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन FMCG में एक चीज देखनी होगी कि बजट के टाइम गवर्नमेंट का रुझान कहाँ रहता है। अगर बजट में गवर्नमेंट का रुझान कंजम्पशन की तरफ ज्यादा रहता है तो वहां पे हमें FMCG में रिवाइवल दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट किए हैं, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं, हमें बस एक ग्रोथ ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। अगर हमें दिखता है कि ग्रोथ रिवाइवल, स्पेशली रूरल ग्रोथ रिवाइवल आ रही है, तो वहां पे FMCG कैन प्ले आउट वेल नेक्स्ट ईयर। अगर ग्रोथ रिवाइवल आएगी तो FMCG में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन सर
2025 की मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वो कौन से ट्रिगर्स आपके नज़र में हैं जो बाजार को पुश कर सकते हैं? वो कौन से पॉजिटिव ट्रिगर्स आपके लिए? देखिए 2025 की हम बात करें तो 2-3 ट्रिगर्स थे। एक तो था गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी वीक रही है। एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट क्वार्टर में काफी गवर्नमेंट कैचअप करेगी। अगर वैसा होता है तो वो थोड़ा आपका कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को थोड़ा पुश मिलेगा। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग वैसे ग्रोथ आता है 30-40% गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ग्रोथ आता है लास्ट क्वार्टर में। तो दूसरा है आरबीआई रेट कट। फेड मीटिंग से एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई रेट कट करेगी और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा स्टार्टिंग विद बीएफएसआई सेक्टर। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है। और तीसरा है क्रूड ऑयल प्राइसेज जो कि सॉफ्ट रहे हैं, उसका जो मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें Q4 तक देखने मिलेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो ऑन द पॉजिटिव साइड मार्केट में हमें देखने मिलेंगी। ओके, आईटी और फार्मा, दो स्पेसेस जहां शानदार आउट परफॉर्मेंस रही इस साल, खासतौर से फार्मा, इस पर अब आपका पोर्टफोलियो व्यू क्या रहेगा? फार्मा में अब मेरा व्यू मोर और लेस न्यूट्रलिश हो रहा है, क्योंकि फार्मा में जो आउट परफॉर्मेंस रही है, बिग पार्ट आउट परफॉर्मेंस की रही है जो फार्मा कंपनी जो यूएस को ड्रग सप्लाई करती हैं, उन कंपनीज में पॉजिटिव रिटर्न्स ज्यादा दिए हैं, क्योंकि यूएस में आपका प्राइस काफी स्ट्रांग रहे हैं। अब विद ट्रम्प कमिंग इन, थोड़ा सा डर है कि जो प्राइस में स्ट्रेंथ था वो उतना न रहे, तो उस कारण फार्मा में थोड़ा न्यूट्रलिश पोजीशन रहेगा। आईटी मैं अभी भी ओवरवेट रहूंगा, क्योंकि आईटी में स्टॉक्स अच्छा किए हैं, लेकिन अभी भी उसमें ऑन ग्राउंड फीडबैक बहुत पॉजिटिव है कि डिमांड रिवाइवल काफी स्ट्रांग है। तो गोइंग इनटू F26 वहां पे ग्रोथ बेटर हो सकती है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे। ओके, अच्छा, आखिरी प्रश्न यहाँ पे आपसे, आपके आने से पहले हम 1 तारीख को आने वाले ऑटो सेल्स फिगर्स के एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे। पूरा ऑटो स्पेस इस वक्त काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। ऑटो में आपको देखिए, नो डाउट अर्निंग से प्रेशर तो विजिबल होगा, और लेकिन अगर दाव खेलना हो या फिर थोड़ा सा लोअर ट्रेजेक्टरी से बाय करना हो तो प्रेफर किसको करना चाहिए? टू व्हीलर स्पेस को जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस डैमेजेस हुए हैं, या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को, या फिर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को? चलिए, मैं इन सब से हटके एंसेसरीज में ज़्यादा प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि एंसेसरीज में 2 तरफ से उनको पॉजिटिव डिमांड मिल रही है। एक कि उनका कंटेंट बढ़ रहा है डोमेस्टिकली, उससे उनको डिमांड मिल रही है। दूसरा, उन लोग एक्सपोर्ट में मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। तो ऑटोज में एंसेसरी के थ्रू प्ले करना चाहूँगा, ओईएम के थ्रू नहीं प्ले करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और आपको एक बार फिर से नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका ये अगला वर्ष बहुत मंगलमय रहे। इट्स 23646 और 650 अंक नीचे निफ्टी, आईटी, बैंक निफ्टी 50 854। मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई और फ्लैट बंद होने की कोशिश करने की कगार पे निफ्टी। अनुज, लेवल्स टू वॉच और कल के लिए क्या करें? बिल्कुल वीरो, देखिए लेवल्स का तो कोई इसमें मायने है नहीं। मैं यही कहूँगा कि ऐसी मार्केट है जिसमें आप कोई पोजीशन कैरी करके जा ही नहीं सकते वीरो। अगले जिसे कहते हैं ना कि ये रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, वो वाला सीन है इस मार्केट में। न्यूट्रल जाइए इस मार्केट में आप एक बार, और उसके बाद फ्रेश पर्सपेक्टिव रोज़ आपको अगले दिन लेना होगा। मार्केट अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। आज की जो रिकवरी है ना, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग थी, साल का एंड था, थोड़ी सी एनएवी पॉपअप, थोड़ा सा शॉर्ट्स ने भी बोला होगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करके न्यू ईयर ईव को एंजॉय करते हैं, उस हिसाब से तो ये बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी जैसी आज आई। लेकिन मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर काफ़ी ख़राब है। जब तक आप 24,000 के ऊपर नहीं निकलते हैं और उसके ऊपर बंद नहीं होते हैं, तब तक मार्केट में दिक्कत रहेगी। और इस मार्केट में एक चीज़ जो आप ना करें वो है जल्दबाजी खरीदारी करने में। भले ही 400 पॉइंट ऊपर लेना पड़े, लेकिन कंफर्मेशन आ जाए एक बार कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही बाइंग करें, तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर अप्रोच रहेगी यहाँ पर।
चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात करेंगे। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज पावर स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिख रहा है। जो पावर डेटा अभी तक आया है वहाँ अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। तो 2 महीने के एक लैकलस्टर पावर कंजम्पशन के बाद अब पावर स्टॉक्स पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें CSE की तो यहाँ लगभग ओपन इंटरेस्ट में 7% का एडिशन हुआ है। फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं 192 से 195 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा IGL ये गैस स्टॉक्स में भी आपको ट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप है। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। और 418 से 420 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ भी BTST की ट्रेड दे रहे हैं। ओके चलिए फिर ये कुछ स्टॉक्स डीलिंग रूम रेडार पर BTST या STBT ट्रेड्स लेते हैं। और अब तो बाय टुडे और सेल नेक्स्ट ईयर, या सेल टुडे और बाय नेक्स्ट ईयर। जी हाँ गावा सर बताइए, अगले साल के लिए 1 जनवरी के लिए क्या रहेगी ट्रेड? मुझे लगता है स्टॉक होना चाहिए वोल्टास। सेटअप के हिसाब से सही है, करेक्शन भी आया, खत्म हुआ, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, और आज का मूव अच्छा लगता है। 1797 पर ट्रेड करा है, स्टॉप होगा 1780 का, 17 रुपए का। मेरे ख्याल से 1850 तक जा रहा है वोल्टास, तो ध्यान देना चाहिए वोल्टास पर ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है वोल्टास। प्रशांत सर आपने क्या पिक किया है, BTST या STBT? तो यहाँ पे श्रेया मेरा जो चॉइस होगा वो STBT इंडिया मार्ट में होगा। हम ऑलमोस्ट 2250 2250 स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं। 2285 पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी 2285। जो टारगेट होगा वो न्यू स्विंग लो यानी 2150 2150 का टारगेट पे देखना। इंडिया मार्ट बात कर ही रहे थे कुछ देर पहले हम यहाँ पर कि ब्रेक डाउन की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, फियर ऑफ कोलैप्स। सोनी जी आप क्या कैरी करेंगे नए साल के लिए? वीरेंद्र जी यहाँ पे BTST रहेगा KEI इंडस्ट्रीज में, फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 4470 प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4410 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 4600। रचना जी बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? मेरी तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स रहेंगे और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 597 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसको बाय करें 601 पे है तो हम यहाँ पे 610 का टारगेट रखेंगे। ठीक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। मानस जी अगले साल के लिए आपके पिक? जी तो देखिए IRB इंफ्रा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 20 डे मूविंग एवरेज नीचे फिसला था, लेकिन वापस ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। आई थिंक IRB इंफ्रा में करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 57.7 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 5690 के स्टॉप लॉस है, 5690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 5950 के टारगेट सेट करना है। ओके चलिए अब बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की जो बनाए जाते हैं 31 दिसंबर को। और एक बार वीरू है क्या, जरा एक बार वीरू को भी दिखा दीजिए मेरे स्क्रीन पर, और श्रेया को भी दिखा दीजिए, और हमारा पूरा पैनल भी। तो 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और नॉर्मली दिसंबर जून जुलाई आते आते वो टूट जाते हैं रेजोल्यूशन, और उसके बाद दिसंबर में हम वापस उनको रिविजिट करते हैं। वीरू सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए जो हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं ना उसको लेकर तो कभी नहीं बनाना चाहिए रिजोल्यूशन। क्यों कहते हैं? बिल्कुल अनुज है ना? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं तो आई थिंक हेल्थ का तो रेजोल्यूशन हर साल बनाते हैं आप। और एक कहते हैं कि जिम की जो मेंबरशिप होती है ना सबसे ज़्यादा जनवरी में सबसे ज़्यादा होती है, और एक टाइम पे जब 1-2 लिस्टेड जिम स्टॉक्स थे वो जनवरी में सबसे ज़्यादा चलते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पर लोग उसमें तलवार का फिटनेस है याद है। बिल्कुल। चलिए एक काम करते हैं, हमारे गेस्ट से बात करेंगे लेकिन एक पैकेज दिखाते हैं आपको कि CNBC आवाज़ की टीम में क्या संकल्प लिए गए हैं न्यू ईयर को लेकर। हेलो एवरीवन, तो आज हम निकल पड़े हैं अपने न्यूज़ रूम में ये पता लगाने के जो हमारे टैलेंटेड एंकर्स हैं वो 2025 में आखिरकार रेजोल्यूशन क्या लेने वाले हैं। क्या कोई फिटनेस गोल है या फिर करियर माइलस्टोन है या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कितना क्रिएटिव है और कौन कितना कमिटेड है अपने गोल्स को लेकर। न्यू ईयर ईव है लेकिन प्लान्स क्या है? कल तो मार्केट ओपन है। कल के लिए प्लान? कल तो ऑफिस आएंगे। हाँ तो रात के प्लान्स क्या है? रात को मैं सो जाऊंगा टाइम पे। पूरी दुनिया की मार्केट बंद होती है, सिर्फ हमारी मार्केट बंद नहीं होती। ये तो ठीक है, मतलब ये तो हमारे लिए एक बैड लक रहा, लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस साल आप बदलना चाहते हैं? इस साल मैं जो बदलूंगा चीज़ कि अगले साल न्यू ईयर ईव पे मैं छुट्टी लूँगा और बाकी सबको, आशीष को, आपको, वीरू को
श्रेया को, बाकी आप सबको, दीपाली को, आप सबको काम करना होगा और मैं छुट्टी। मेरे को लगता है 2025 के जो मैंने 2-3 बातें सोची हैं उसमें पहला ये है ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त कूल बिंदास, बहुत सारी ट्रिप्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स के साथ। और एक और चीज़, 2025 में मैं एक यात्रा करना चाहता हूँ जापान की। आज शाम कहीं बाहर जाना बिल्कुल नहीं, इतनी भीड़ सब जगह, तो घर बैठेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे, खाना मंगाएंगे बाहर से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो यही आज शाम का प्लान। एक ही रेजोल्यूशन है, टू स्टे फिट, रोज़ जिम जाना है, अच्छी से एक्सरसाइज करनी है और फिटनेस मेंटेन करनी है, यही रेजोल्यूशन है। प्लान तो कल ऑफिस खुली है, कोई प्लान ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन जाएंगे कहीं खाने पीने, नाचने गाने। चलिए, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या ले रहे हैं इस बार आप? तो पिछले 3 साल से तो फिटनेस का रेजोल्यूशन लेते हैं कि पहली तारीख को जिम जाएंगे, वो एक फॉर्मेलिटी वाला होता है। लेकिन सीरियस नोट पे कोशिश ये करेंगे कि ट्रैवल करें, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। इस बार है कि नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ट्रैवल करें। क्या प्लान्स हैं आज के? सबसे पहले तो आज के प्लान्स क्यों, आज क्या खास है? ईद है। ओ 31 के ये प्लान्स तो अभी बनने बाकी हैं। अच्छा, बनने बाकी है, लेकिन रेजोल्यूशन का प्लान तो कर लिया होगा ना? 2 टाइप के रेजोल्यूशन है। एक प्राइमरी रेजोल्यूशन है कि अच्छी हेल्थ करेंगे, अच्छी मेंटल हेल्थ करेंगे, खूब सारा काम करेंगे, खूब सारा फन करेंगे। सर, आज शाम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? सोसाइटी में ही पार्टी। सोसाइटी में पार्टी है, बढ़िया पार्टी होने वाली। फिर कल ऑफिस? कल ऑफिस लेट से आएंगे। और रेजोल्यूशन क्या लिया आपने? रैट रेस में भागना नहीं है, तो बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं, इस साल और जोर लगाएंगे। क्या प्लान है न्यू ईयर के पहले, ये बताइए। आपका कुछ प्लान है क्या? तो मुझे भी मेरे इनवाइट तो कर लो। मेरे तो बहुत है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या ले रही हूँ? शॉपिंग थोड़ी कम करूंगी मे बी। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, चलिए, तो सारे रेजोल्यूशंस में एक कॉमन होता है कि थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान देंगे। लेकिन वीरू, जो आपने बात कही ना, मुझे अच्छी लगी वैसे। मुझे भी यही बोलना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 2025 में, और ये मैं एक्चुअली करने वाला हूँ 2025 में ना, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लूँगा मैं, है ना, जिसे कहते हैं कि बाकी तो खैर जो होना है वो होना है, तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना है। तो और स्ट्रेस लेके भी हम क्या ही कुछ कर लेंगे, तो उसमें मतलब फ़ायदा कुछ है नहीं स्ट्रेस लेकर। लेकिन खैर, हम सबका तो रेजोल्यूशन आपने सुन लिया। हमारे कुछ गेस्ट ने भी अपने रेजोल्यूशंस भेजे हैं, जिन्होंने नहीं भेजे हम उनसे ही पूछ लेंगे। लेकिन गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका क्या है न्यू ईयर का रेजोल्यूशन? वही है जो जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम। कल का पल जाने वाला है, जो आने वाला है पल जाने वाला है। जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम एंड लिव लाइफ को किंग साइज बस। पता नहीं कल होगा क्या, बट लिव वन डे एट अ टाइम। वन डे एट अ टाइम, ये है गावा सर का रेजोल्यूशन। हर दिन को जिंदा दिली से जीने की कोशिश करिए। रचना जी, बताइए आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन। जी, ट्रेडिंग करते करते पता नहीं कब ऐसी आदत लग गई, अपने आप में रहने की बहुत ज्यादा आदत लग गई। आई डोंट कनेक्ट विद मोर पीपल, फ्रेंड्स इतने होने के बावजूद भी। तो नए साल में मुझे ये करना है, थोड़ी आई नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड इवन द सिटी। थोड़ा ट्रैवल करना है, थोड़ा लोगों से कनेक्ट करना है, जैसी पहले थी वैसा बनना है, क्योंकि जो जा रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। आई नीड टू मीट माई फ्रेंड्स, कैच अप विद देम मोर ऑफन देन व्हाट आई हैव डन इन पास्ट। सोनी जी, आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है नई साल के? सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रेजोल्यूशन क्या सोचा आपने? जी, थैंक यू। मैंने वहीं पे लिया है जो मेरे, जहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ, और वो है पीएचडी कंप्लीट करना है मेरा, वो पेंडिंग है, थीसिस पेपर कंप्लीट करना है। 2025 में मुझे वो टाइटल चाहिए, डॉक्टर सोनी पटनायक। उसके बाद शांति से रह सकती हूँ। डॉक्टर लगवाना है आपको अपने नाम के आगे। ये उपाधि तो हमने 12वीं में हासिल कर ली थी। सोनी जी, आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हुई हैं? प्रशांत जी, आपका क्या रेजोल्यूशन नए साल का? वीरू जी, काफी बार हम एक जगह संतुष्ट हो जाते हैं और एक रेंज बाउंड जिसे कहते हैं वैसे रहते हैं, बट इस साल मैंने एक टारगेट रखा है कि एक नया घर लेना है। सो दैट्स माय रेजोल्यूशन, अ न्यू हाउस। सो उसी डायरेक्शन में काम करूँ। ओके, अच्छा वीरू, इसका क्या मतलब था? आपने 12th में ले ली थी वो उपाधि? समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे आप? नहीं, मैं तो समझ गया, लेकिन थोड़ा जो नहीं समझे उनको भी समझा दीजिए। नोएडा में आएंगे आपको समझाऊंगा मैं, पक्का। हाँ, चलिए ठीक है। कुछ चीज़ें खैर टीवी पर नहीं डिस्कस करेंगे। मानस, आप बताइए आपने क्या रेजोल्यूशन लिया न्यू ईयर के लिए? तो अनुज जी, देखिए, लास्ट ईयर भी रेजोल्यूशन ये था कि 3 जर्नी करेंगे फैमिली के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया।
तो इस बार भी यही प्लान है कि प्लान तो यही बनाया कि 3 जर्नी इस बार करनी है, उसमें से एक जो है वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी होगी। ठीक है श्रीकांत जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? कुछ इनोवेटिव या घिसा पिटा मत बताना बस अब। नहीं देखिए, वैसे ट्रैवल तो काफी कॉमन है और ट्रैवल मैं करते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अगर स्ट्रेस कम करना है, जैसे अभी वीरू ने और अनुज ने बताया, मुझे लगता है कि यस, उसके लिए सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि थोड़ी रीडिंग और बढ़ानी चाहिए। जितने बुक्स मैं पढ़ता था 2 या 3, मुझे लगता है इस बार 4 या 6 मैं उसे कंप्लीट करूँ, तो लगता है कि स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। बिकॉज अभी ऐसे हो गया है कि स्टॉक मार्केट छोड़ के मैं और कुछ भी रीड नहीं कर रहा, तो थोड़ा मैं हट के कुछ काम करना चाहता हूँ इस बार। थोड़ा स्टॉक मार्केट छोड़ के बाजू में कुछ और अदर एक्टिविटीज करो। छोड़ के बाकी कुछ एक्टिविटीज़ करें, ये स्टॉक मार्केट वाले ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए खैर, ये आज के हमारे सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, और अगले साल रिविजिट करेंगे इनको कि इनमें से कितने रेजोल्यूशंस पूरे हुए, कितने रेजोल्यूशन पूरे नहीं हुए। अच्छा, एक और रेजोल्यूशन वीरू मैं अब अपनी तरफ से इम्प्रॉम्प्टू ऐड कर रहा हूँ कि मैं जो बुलिशनेस कैरी करता आया हूँ इस पूरे साल, भले ही पिछले लास्ट के 3 महीने में उस पर थोड़ा डेंट लगा हो, लेकिन इसको मैं कैरी करूँगा 2025 में भी। और मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल, अगले 50 साल इस देश के हैं, इस देश को बिलोंग करते हैं। और अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, देखिए बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आए, लेकिन हमने मार्केट में बहुत अच्छे टाइम भी देखे हैं। वो अच्छा टाइम वापस आएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे मार्केट में, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स। ऐसा नहीं कि आप किसी ख़राब स्टॉक में फंस गए, उसके बाद आप कह रहे हैं अब मैं कब निकलूँगा इसमें से। हो सकता है उसमें से आपको एग्जिट ना मिले, लेकिन अगर आपने अच्छे स्टॉक्स चुने हैं और अगर आप अच्छे स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2025 या और आगे जाकर आपको इसमें अच्छा पैसा वापस मिलेगा वीरू। जी हाँ, बिल्कुल है। तो स्पिरिट और वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में रिकवरी, उसके बाद बाजार पे उसका इम्पैक्ट, उसका अर्निंग पे ट्रांसलेशन, और साथ ही साथ बाजार की तेज़ी शायद उसके मद्देनजर कायम रहे। यह अनुज का अगर आप देखें नया रेजोल्यूशन एक पण 2025 के लिए। खैर अब एक अच्छा, श्रीकांत जी का एक ट्रेड छूट गया था, माफ़ी चाहूँगा श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा वो जो कैरी करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे ओवरनाइट बेसिस पे अगर कुछ लेके जाना है तो फार्मा स्टॉक्स में मुझे लगता है कि और भी तेजी हमें देखने मिल सकती है। और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि सन फार्मा करंट लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है। ये स्टॉक काफी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसके प्रीवियस हाई को ये क्रॉस कर सकता है, तो 1890 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। और जो टारगेट्स नजर आते हैं वो है 1950 के। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करता हो तो स्टॉप लॉस रहेंगे एट 1850। अच्छा अनुज, आज ज़्यादा बाजार की बात नहीं करेंगे, मैं आपको ही बताऊं, मैंने बीते 1 साल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। जो मेरे दोस्त, मतलब आप सोचिए कि 5th में, 6th में, 12th में मेरे को छोड़ के चले गए थे, साउथ में ट्रांसफ़र हो गया, किसी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने सबको ढूंढ निकाला, सबको ढूंढ निकाला। और मैं 3 तारीख को ही, मतलब जो 12th में चला गया था, जो 8th में चला गया था, जो 9th में चला गया था, हम 3 तारीख को फिर मिल रहे हैं ऋषिकेश में। तो पुराने दोस्तों को ढूंढना स्कूल के, वैसे ये तो व्हाट्सएप के टाइम में और फेसबुक की वजह से ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। हमने कितने ऐसे दोस्तों को ढूंढ लिया। मुझे याद है वीरू, आप बात कर रहे हैं, मेरे तो खैर पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो तो हम तो हमेशा ही घूमते रहते थे। आज की डेट में मैं, मतलब इतने सारे स्कूल्स के ग्रुप बने हुए, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्कूलों में गया हूँ। और मुझे याद है वो रतलाम में मैं गया था, उसका भी ग्रुप ढूंढ निकाला। गुड़गांव में बहुत पहले प्राइमरी एजुकेशन की थी, उसका भी ग्रुप निकाल डाला। हमारा कॉलेज का ग्रुप, यूनिवर्सिटी का ग्रुप, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का, सारे ग्रुप ढूंढ निकाले। ये तो बिल्कुल आप सही करें कि ये तो थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी ने हमारा काफ़ी सहारा दिया, क्योंकि एक बार एक बस मिल जाए उसके बाद फिर उससे कहीं ना कहीं तार जुड़ते रहते हैं, और वो फिर ढूंढ ही लेते हैं आप इसको। बिल्कुल चेन बनती है वो। अच्छा लगता है स्कूल के दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिलना। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 23651 निफ्टी फाइनली अगर आप देखें 6 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी करता हुआ। कुछ देर में पंचनामा आएगा, मेरे ख्याल से श्रेया जुड़ेंगी, उसमें प्रश्न लेके सारे के सारे। श्रेया, कोई प्रश्न आए हैं अब तक आपके पास? नहीं वीरू, एक काम किया हमने, आज थोड़ा सा पंचनामा ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि थोड़ा ये सोचा कि टीम को भी जल्दी फारिग किया जाए, और न्यू ईयर सबका है तो सबको एंजॉय करने के लिए बोला जाए। हम कल लेकर आएंगे अब पंचनामा आपके लिए, आज नहीं।
और तो इसके लिए पंचनामा हम कल लेकर आएंगे अब। अच्छा, एक और प्रोग्रामिंग अलर्ट दे दूं मैं, हमारी कल सुबह प्रोग्रामिंग 8 बजे से शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे का और 7:30 बजे का शो हम नहीं करेंगे। और वीरू के चेहरे पर देखिए कितनी बड़ी स्माइल आई ये बात बोलते ही। लेकिन हम कल प्रोग्रामिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से करने वाले हैं। और कल CNBC आवाज़ पर एक बहुत बड़ा मार्केट का महापोल भी होगा। जी हाँ, 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या आपको करना है, किन सेक्टर्स में बाइंग करनी है, किन सेक्टर्स में मजबूती रहेगी, कौन से सेक्टर्स कम बैक करेंगे, FIs वापस लौटेंगे या नहीं, ये अगर आपके दिमाग में सारे सवाल आ रहे हैं तो कल सुबह सुबह CNBC आवाज़ के साथ जुड़िएगा। और एक मार्केट का महापोल हमारे पास रेडी है, वो हम कल सुबह सुबह 8:30 बजे उस पर चर्चा करेंगे। वो भी आप कुछ देर में देखिएगा। लेकिन अब बस काउंटडाउन शुरू करते हैं, करीब 3 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में। और निफ्टी देखिए एकदम फ्लैट बंद हो रहा है वीरू, 11 पॉइंट ऊपर सिर्फ। बट एटलीस्ट चलिए अनुज, थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज रिकवरी आई। निफ्टी IT के जो लॉसेस थे मॉर्निंग की तुलना में वो आधे रह गए हैं। लेकिन एक चीज़ टेक्निकल्स के मुताबिक बखूबी हुई, डॉट एग्जैक्टली अगर आप इस तेज़ी को, हालांकि भी वीकली चार्ट्स फॉर्म नहीं हुए याद रखिएगा, बट 21 नवंबर का लो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आज का लो भी निफ्टी का डॉट है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शायद जब कल से ट्रेड रिज्यूम हो 1 जनवरी से तो हम आज के लो को रिविजिट ना करें, तो ये क्लासिकल सेकंड बेस होगा एट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल था, याद रखिएगा एट 5882 आज भी ये नहीं गया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। वहाँ से भी अगर आप देखें लगभग 300 पॉइंट पहले ही रिकवर हो गया। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास बड़ी बात। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, 2024 की आखिरी मार्केट क्लोजिंग और एकदम फ्लैट रही है क्लोजिंग। हालांकि सुबह लग रहा था कि काफ़ी ख़राब है मार्केट, लेकिन फाइनली निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, 10 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक करीब 60 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT में आज काफ़ी प्रेशर था, लेकिन इंटरडे में ध्यान रखिए इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था। फाइनली 600 पॉइंट के लॉसेस के साथ बंद हुआ, करीब 1.25%। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर करीब 2-3% की रैली थी। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था क्योंकि स्मॉल कैप में मजबूती थी, तो 1500 बढ़ने वाले शेयर, करीब 900 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी के स्टॉक्स की बात करेंगे। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स फ्लैट थे। PSU बैंकों में रैली थी, SBI की वजह से 0.7%। PSU इंडेक्स 1.5% ऊपर था। मेटल्स इंडेक्स और FMCG इंडेक्स में रैली थी। ऑटो इंडेक्स ऊपर था। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, फार्मा, एक्चुअली आप देखेंगे ना मार्केट शानदार तेज़ी थी आज मार्केट में, सिर्फ 2 इंडेक्स को छोड़कर, रियल एस्टेट और IT। एक्चुअली IT ने काफ़ी प्रेशर डाला, अदरवाइज ओवरऑल मार्केट आज बुरा नहीं था और वो एडवांस डिक्लाइन भी आपको वही बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, आज कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर था ONGC 3% ऊपर, लेकिन मार्केट को आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया 3-4 हैवी वेट्स ने। कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस, ये 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा ट्रेंट, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। इसमें आप ऐड कर दीजिए बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और हिंडाल्को को। स्टॉक्स जो नीचे थे उनमें सारे IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, हालांकि ये सब भी रिकवर हुए। टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये HCL टेक और विप्रो तो काफ़ी रिकवर हुए। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस में आज थोड़े लॉसेस थे 2.5% के करीब। SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक आज थोड़ा वीक था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और HDFC बैंक यहाँ पर भी हल्की सी वीकनेस आपको देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प, HUL, बजाज फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको मंदी देखने को मिली। फिर तो ये लीजिए क्लोज इस साल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर करीब 23,668 पर। खैर चलिए अब आपसे इस पूरे पैनल की मुलाकात होगी कल सुबह। और जो भी रात को खाइएगा पिएगा थोड़ा सा संभल के, क्योंकि कल फिर काम पे आना है चल के, तो थोड़ा सा सही से। और अनुज और मुझे यहीं पे श्रेया को दीजिए आ गया और आपसे फिर इस पैनल की मुलाकात होगी सुबह कल 8 बजे। और कल मॉर्निंग कॉल नहीं है, कल सीरियस सौदा नहीं है, सीधे मुनाफे की तैयारी में आपसे मुलाकात होगी। और नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। बिल्कुल। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स
और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।